हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 13 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात 13.1 को प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर हम यहां पर बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है और आपके सामने दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 और जो फलन है वो है x प्लस 3। अब ये देखिए, यहां पर हमें लिमिट निकालनी है अर्थात सीमा का मान निकालना है। जब भी लिमिट दी होती थी तो हम क्या करते हैं कि दो तरीके की सीमाएं निकालते हैं। एक होती है दाएं पक्ष सीमा और एक होती है बाएं भाग वाली सीमा अर्थात LHL, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या बाएं पक्ष सीमा, और एक होती है RHL अर्थात दाएं पक्ष वाली सीमा। अब देखो, LHL का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड टू, देखो ये 3 है तो 3 के आगे पीछे मतलब 3 के आस पड़ोस में हम देखेंगे तो देखो 3 ये मान लो यहां पर है तो 3 का पड़ोस देखो इधर भी होगा, थोड़ा सा इधर भी होगा, हल्का सा। तो इधर वाले भाग को हम बोलेंगे 3 माइनस वाला, क्योंकि देखो 3 के बाएं तरफ है मतलब 3 से छोटा, और ये फलन आपके पास x प्लस 3 आ गया। तो अगर अब आप देखो तो x की जगह अब आप क्या करोगे, 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लगाओगे लेकिन वो 3 की तरफ जा रही होगी। तो यहां पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 6 के आसपास ही लगभग आएगी। इसी तरीके से RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, यहां पर लिखेंगे x प्लस 3। अब देखो 3 प्लस का मतलब है 3 से बड़ी वैल्यू है लेकिन 3 की तरफ जा रही है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं 3 की तरफ जा रही है, क्योंकि 3 पर लिमिट हमें निकालनी है। तो ये हमने जब लिखा तो x की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है लेकिन 3 से बड़ी है, मतलब इस तरीके से जा रही है दाएं पक्ष की तरफ से। तो ये आपके पास जब आप सॉल्व करोगे तो 3 प्लस 3 अर्थात 6 के बराबर ही आएगा। अब हमें देखना होता था कि क्या LHL और RHL अर्थात बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा का मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर आप देख रहे हो बराबर आ रहा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि हाँ यहां पर सीमा विद्यमान है अर्थात लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस लिमिट का मान आपके पास 6 के बराबर हो जाएगा और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। अब ये आपका पहला प्रश्न हल हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न में आपको बोला गया कि आपको अब सीमा का मान ज्ञात करना है और देखो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7। अब यहां पर भी आप LHL RHL बिल्कुल करेंगे, लेकिन अब ये तो हमें पता लग गया कि बिल्कुल सेम ही आएगा, कहीं कहीं अलग आता है, वो अलग तरीके के फलन होते हैं जैसे महत्तम पूर्णांक फलन, एक भिन्नात्मक फलन, ऐसे तरीके के होते हैं। कहीं हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आएंगे, लेकिन यहां पर तो आपके पास ये एक बहुपद जैसे लिखे हुए हैं फलन, तो इसलिए यहां पर सब सेम आएगा। तो अगर अब आप लिमिट निकालोगे तो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो है लिमिट x टेंड्स टू पाई और फलन है x माइनस 22/7। इसका मतलब x की जगह यहां पर हम पाई लगा देंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7 और यही आपका इस द्वितीय प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर एक बात ये गौर करने वाली है कि कुछ छात्र इसको हल करके 0 के बराबर लिख देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। अब समझते हैं क्यों। ध्यान रखें सबसे पहले तो कि पाई एक अपरमेय संख्या है, आपने ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, पाई एक अपरमेय संख्या है, जबकि 22/7 p/q वाली फॉर्म में अर्थात परमेय संख्या है। तो आप खुद सोचिए कि क्या अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। अगर नहीं हो सकते हैं तो कभी भी जीरो भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जीरो होते मतलब ये काट रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये बराबर है। चूंकि बराबर तो है ही नहीं, इसलिए कभी भी इनको जीरो ना लिखें, केवल इतना ही उत्तर आप रहने देंगे। चलिए, अब हम तीसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया कि देखिए यहां पर आपको जो सीमा निकालनी है वो है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। r टेंड्स टू 1 है मतलब एक की तरफ जा रहा है, तो देखिए दोनों तरफ से चल रहा होगा, LHL RHL दोनों निकालेंगे यहां पर। लेकिन चूंकि ये पद जो है वो फलन r में बहुपद है, इसलिए आपका दोनों बराबर ही आएगा। अब ये देखो हम r की जगह 1 लगाएंगे तो पाई गुणा r की जगह 1 लगाते हैं तो 1 का स्क्वायर अर्थात ये पाई के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर भी आ जाएगा। अब देखिए हम यहां पर प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है। लिमिट x टेंड्स टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 4 अर्थात x 4 की तरफ जा रहा है
दाएं पक्ष से भी जाएगा, बाएं पक्ष से भी। और फलन दिया हुआ है 4x + 3 बटे x - 2। अब इसमें हमें लिमिट लगानी है। आपको बस एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि हमारे पास कुछ रूप होते हैं, उन तरीके के रूप नहीं आने चाहिए लिमिट को सॉल्व करते समय, नहीं तो फिर हमें कुछ और तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। अब मैं आपको पहले तो रूप बता देता हूं वो कौन कौन से रूप हैं। 0/0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसी तरीके से 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, और इसी तरीके से आप देखोगे आपके पास ये आ जाएगा, ये 5 फॉर्म हो गई, और भी 1-2 फॉर्म होती हैं। अब पहले ये समझ लो आप कि कभी भी हर में 0 नहीं आना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो x की वैल्यू 4 लगाऊंगा तो ये बिल्कुल 0 नहीं आ रहा है, तो यहां पर मैं आसानी से लगा सकता हूं, चाहे अंश कुछ भी बने लेकिन हर में 0 नहीं आना चाहिए था, ना ही 0/0 वाली फॉर्म बननी चाहिए थी। तो चलिए x की जगह 4 लगाते हैं, तो 4 × 4 यहां बन जाएगा, +3 बटे यह आ जाएगा 4 - 2, तो देखो ये आ गया 16 +3 बटे 2 अर्थात 19/2। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। इसमें बोला गया कि आपको जो सीमा निकालनी है वो है लिमिट x टेंड्स टू -1, x की घात 10 + x की घात 5 + 1 बटे x - 1। अब यहां पर आप ये देखो कि हमारे पास सवाल है लिमिट x टेंड्स टू -1 अर्थात x -1 की तरफ जा रहा है, बाएं पक्ष से भी जाएगा, दाएं पक्ष से भी अप्रोच करेगा। फलन दिया हुआ है x की घात 10 + x की घात 5 + 1 बटे x - 1। अब आप x की जगह -1 लगाएंगे तो सोचिए क्या कभी ये 0 बनेगा? नहीं बनना। तो अब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, x की जगह -1 लगाते हैं तो -1 की घात 10 प्लस -1 की घात 5 प्लस 1 बटे -1 लगाया x की जगह और -1 पहले से था। जब आप इसको हल करोगे तो देखो -1 की पावर 10 अर्थात -1 की घात देख रहे हो सम संख्या है तो ये तो 1 के बराबर आएगी, ये विषम संख्या है तो ये -1 के बराबर आई और ये +1 आपके पास चल ही रहा है बटे ये -2 हो जाएगा। अब देखो -1 और +1 ये तो कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास बचा -1/2। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 5 का उत्तर -1/2 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया है निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है। आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की घात 5 - 1 बटे x। अब ये देखिए यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद सोचिए कि मैं आपको पहले तो रफ में से काम दिखा देता हूं। हमारे पास सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0, x + 1 की घात 5 - 1 बटे x। अगर आप x की जगह 0 लगाएं तो देखिए कितना आएगा, 0 + 1 की घात 5 मतलब 1 - 1 बटे 0 आएगा, तो ये 0/0 आया। 0/0 हमेशा ध्यान रखें अपरिभाषित होता है, मतलब ऐसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी। देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि 0/0 ये वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी, तो आपकी तो ये वाली फॉर्म आ रही है, इसका मतलब आप सीधे इसको तो नहीं कर सकते कि x की वैल्यू 0 लगा दें। अब आपको ये ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि 0 पर फलन परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित है। तो अब देखिए हम इसके 2-3 तरीके आपको बताएंगे यहाँ पर। अब आपको कैसे भी सोचना है, 0/0 वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं सॉल्व। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि x + 1 को मैं y मान लेता हूं, तो मैंने लिख दिया माना x + 1 बराबर y। इसका मतलब यह होगा यदि अगर अब x 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो देखिए x 0 की तरफ जाएगा तो x की 0 लगाओ तो y किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो यहां से आ जाएगा तो y 1 की तरफ जाएगा। अब देखिए ये पहले तो मैं लिख देता हूं मेथड 1, पहला मेथड है हमारा, ये 3 मेथड से हम आपको बताएंगे यहां पर। अब सवाल जो आपके पास है वो y में बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखिए, लिमिट x 0 की तरफ जा रहा था लेकिन अब ये सब फलन y में बन जाएगा, तो y की लिमिट लगाएंगे अर्थात y 1 की तरफ जा रहा है। x + 1 की घात 5, x + 1 तो y के बराबर माना है तो y की घात 5 - 1 बटे x लिखा हुआ है तो x को आप देखो यहां से क्या लिखोगे, y - 1। तो बेसिकली आपके पास ये सवाल हो गया y की घात 5 - 1 बटे y - 1। अब यहां पर आप ये देखो कि y - 1 और y की घात 5 - 1 ये अंश में है, अर्थात
इससे अब हम इसको भाग देकर देखेंगे। देखो y माइनस 1 से यदि हम भाग देंगे y की घात 5 माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा y की घात 4, y की घात 5 माइनस y की घात 4 आया है यहाँ पर, तो ये आ गया y की घात 4 माइनस 1 प्लस y की घात 3 आया, y की घात 4 माइनस y की घात 3 आया, फिर देखिए आपके पास आया y की घात 3 माइनस 1, तो प्लस वाई स्क्वायर आपने किया, तो ये आ जाएगा आपके पास y की घात 3 माइनस वाई स्क्वायर, फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1, तो देखो प्लस वाई लिखा आपने, वाई स्क्वायर माइनस वाई आया, वाई माइनस 1 आया, फिर आपने प्लस 1 कर दिया, तो ये आपके पास वाई माइनस 1 आ गया। अब देखो ये सब कट जाएगा, तो आपने ये भाग दिया तो आपको पता लगा कि ये भाग देने पर तो शेषफल 0 आ रहा है, अर्थात पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो जो आपके पास भागफल है वो ये आ रहा है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 1। अब देखिए ये आ जाएगा, y माइनस 1 से आपने भाग दिया, तो आप इसको लिख सकते हो y माइनस 1 गुणा y की घात 4 प्लस y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस y प्लस 1 बटे y माइनस 1। अब जो हमारी गलती हो रही थी, मतलब जो हमारे हर में 0 आ रहा था, वो हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि देखिए यहां से यहां कट गया, तो एक बार कट गया बेसिकली। तो अब आपके पास देखिए हर में केवल एक रह गया है, और अंश में आप देखो आपके पास आ गया y की घात 4 प्लस y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस y प्लस 1, और ये बन गया लिमिट y टेंड्स टू 1। अब आप आसानी से इसमें y की जगह 1 लगा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि y की जगह 1 लगाया, घात कुछ भी हो, एक की घात हमेशा एक ही रहती है, बटे 1, तो ये आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका हल हो गया मेथड 1 से। यहां पर इस बात में निश्चिंत रहें कि ऐसा ना सोचें कि सवाल में तो x की लिमिट थी, मतलब x की सीमा थी, लेकिन हमने तो y की सीमा लगाई। तो आप देखिए हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है, तो ये जो सवाल था अब वो सवाल चेंज होकर एक तरीके से ये बन गया जब हमने y की लिमिट 1 लगाई है। तो दोनों सही है बिल्कुल। ये मेथड 1 रहा। अब मेथड 2 से करते हैं। मेथड 2 में हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, अर्थात x को जैसे हमने y में रिप्लेस किया था अब हम वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा x प्लस 1 की घात 5 माइनस 1 बटे x। अब यहां पर आप ये देखो कि हमारे पास x प्लस 1 की घात 5 है, मतलब ये हम द्विपद प्रमेय से इसको ओपन कर सकते हैं। तो अगर मैं द्विपद प्रमेय से इसको ओपन करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 5c0 x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 प्लस 5c2 x की घात 3 प्लस 5c3 x की घात 2 प्लस 5c4 x की घात 1, या मैं x लिख सकता हूं, प्लस 5c5 माइनस 1, ये माइनस 1 जो था ये मैंने यहां पर लिख दिया, बटे x आपके पास देखिए यहां से चल रहा है। तो अगर आप अब देखिए यहां से, तो 5c5 बेसिकली 1 के बराबर होता है, और ये माइनस 1 है, तो ये तो बेसिकली आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा है, ये वाले पद बचे हैं, एक पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, और ये 5 पद अंश में बचे हैं और हर में केवल x है। अब देखिए आप अंश में से हर पद में से x जरूर कॉमन आ सकता है, तो देखिए x को कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 5c0 मतलब 1, x की घात 4 रह जाएगा x कॉमन लेने के बाद, प्लस 5c1 होता है 5, और यहां जब आपने x कॉमन लिया था तो x की घात 3 रह जाएगा, प्लस 5c2 आपके पास होता है 10, जब आपने x कॉमन लिया था तो ये आपके पास x की घात 2 रह जाएगा, प्लस ये देखिए आपके पास होता है 5c4 5 के बराबर होता है, लेकिन जब आपने x कॉमन लिया तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से रह जाएगा। यहां पर 5c3 आपके पास 10 हो गया, तो ये 10x हो जाएगा, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, 10x प्लस 5 रह गया आपके पास, बटे आपके पास यहां से x आ गया। अब यहां से अगर आप देखो तो x से ये x कैंसिल हो जाएगा, अब x की जगह 0 लगा देते हैं, तो देखिए x की जगह 0 लगाएंगे तो 0 की घात 4 0 बन गया, प्लस 5 गुणा 0 की घात 3 ये भी 0 ही बनेगा, प्लस
ये भी 0 बना, क्योंकि जहां जहां x होगा वहां वहां 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन गया और केवल अंत में 5 रह गया। और हर में तो आपके पास 1 चल ही रहा है, क्योंकि जब आपने x से विभाजित किया तो एक बार कट गया, तो ये आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास रहा दूसरा मेथड इस प्रश्न को करने का। अब तीसरे मेथड पर आते हैं कि आखिर तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा है। तो तीसरे मेथड में हम यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला सिखाएंगे। उस फॉर्मूले को यदि आप कंठस्थ करते हैं तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप आसानी से जल्दी प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए, सवाल था हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 की घात 5 माइनस 1 बटे x। देखिए, जब हमने इसको y में बदला था तो y में बदलने पर हमारे पास क्या हुआ था, यह आया था लिमिट y टेंड्स टू 1 y की घात 5 माइनस 1 बटे y माइनस 1। अब यहां पर आप ये देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है। हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिट, अगर x टेंड्स टू a है, x की घात n माइनस a की घात n बटे x माइनस a है, तो ये फॉर्मूला होता है n गुणा a की घात n माइनस 1 के बराबर। अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। अब यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर तो x है जबकि यहां पर हमारे पास y है। x और y तो एक तरीके से चर ही तो हैं, बस नाम ही तो हमने एक तरीके से चेंज कर दिया उनका। तो अब ये देखो, ये 1 है तो 1 की घात 5 करके लिख सकता हूं। तो आप देखो बिल्कुल हुबहू इस तरीके से मैच कर रहा है, बस x की जगह y हो गया। तो वो तो चर है, उनसे मुझे मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या आएगा आपके पास, n कंपेयर करोगे तो देखो 5 दिखाई दे रहा है हमें, a को कंपेयर करोगे तो देखो 1 दिखाई दे रहा है हमें। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया, अर्थात 5 गुणा 1 की घात 4, तो ये आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हो, ये तीसरा मेथड था हमारे पास एक तरीके से जिसमें आपको फॉर्मूला याद करना था। अब देखो, हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है और आपको बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x स्क्वायर माइनस 4। अब यहां पर आप ये देखो कि सबसे पहले तो मैं प्रश्न को ही लिख लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 हो गया और फलन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x स्क्वायर माइनस 4। अब आप x का मान 2 लगाएंगे, तो एक बार चेक करो x का मान 2 यदि आप लगाओगे तो आपके पास देखो अंश में क्या आएगा, 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 10 बटे 4 माइनस 4। तो आप देखो ये 0 बटे 0 आ गया और हम तो चाहते हैं 0 बटे 0 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एक अपरिभाषित फॉर्म होती है। तो अब इसको हटाने के लिए आपको ये समझ में आ गया, अगर 2 लगाने पर अंश भी 0 हो रहा है और हर भी 0 हो रहा है, इसका मतलब x माइनस 2 दोनों का एक ना एक गुणनखंड तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उनके सबसे पहले गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ये जो अंश में 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 है, अगर आप इसके गुणनखंड बनाओ तो देखिए वो हमारे पास क्या आएंगे, उनको मैं लिख देता हूं, ये आएंगे x माइनस 2 गुणा 3x प्लस 5। छात्रों को ये दिक्कत हो सकती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसका ये गुणनखंड आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया चूंकि x का मान 2 रखने पर 0 बनना, इसका मतलब x बराबर 2 इसका एक मूल होगा और x बराबर 2 यदि मूल होगा तो x माइनस 2 एक गुणनखंड होगा, अर्थात x माइनस 2 से जरूर विभाजित होगा। तो आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसी तरीके से हर में देखोगे x स्क्वायर माइनस 4 को आप x माइनस 2 x प्लस 2 दो गुणनखंडों में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखो हमारे पास जो ये 0 बटे 0 बनना था, अर्थात वो 0 क्यों आ रहा था, क्योंकि x माइनस 2 अंश में भी था और हर में भी था, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अब आप x का मान 2 लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 5 बटे 3 प्लस 2। तो देखिए ये हो गया 6, 6 प्लस 5 आ गया 11 और ये आपके पास हर में 2 प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आपके पास आ जाएगा। अब चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में हम देखिए हमें बोला गया है कि हमें सीमा का मान ज्ञात करना है और जबकि वो है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 3, मतलब 3 की तरफ अप्रोच हो रहा है हमारा x। फलन है x की घात 4 माइनस 81 बटे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब आप क्या करो, सबसे पहले तो प्रश्न को लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 3, फलन है x की घात 4 माइनस 81 बटे
2x² माइनस 5x माइनस 3। फिर आप ये देखिए, अगर मैं x का मान 3 लगाऊं, अंश में लगाऊंगा तो 3 की घात 4 मतलब 81 माइनस 81 बनेगा, अर्थात 0 बन गया। इसका मतलब x बराबर 3 इसका एक मूल होगा क्योंकि 0 के बराबर जा रहा है। इसका मतलब फैक्टर भी होगा, मतलब गुणनखंड भी होगा। तो गुणनखंड करते हैं तो देखिए कितना आएगा, x² माइनस 9 x² प्लस 9। सिंपल a² माइनस b² वाला फॉर्मूला यहां लगाया है, और इसको भी आप दोबारा कर सकते हो, x माइनस 3 x प्लस 3 में, और इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये x² प्लस 9 आ गया। अब इसके बाद आप ये देखो, जो हमारे पास हर में है, हर में दिया हुआ है 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार x की जगह 3 लगाकर देखो यहां पर, तो कितना आएगा, मैं एक बार दिखाता हूं आपको। 2 गुणा 9 माइनस 15 माइनस 3, तो देखो 18 माइनस 18 0 आया। आपने देखा x का मान 3 लगाने पर ये दोबारा 0 हुआ, मतलब x बराबर 3 इसका भी मूल है, अर्थात इसके भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। x माइनस 3 एक गुणनखंड जरूर होगा। दूसरा गुणनखंड करने के लिए या तो आप x माइनस 3 से भाग कर दो, या आप द्विघात जो बहुपद होते हैं उनको गुणनखंड करना जानते ही हैं, वहां से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। अगर आप इसके गुणनखंड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 के बराबर। अब जब ये आपके पास आ गया तो यहां से अब देखो हम क्या करते हैं, इसको अगर लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये तो रहेगा ही, x की घात 4 माइनस 81 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, x माइनस 3 गुणा x प्लस 3 गुणा x² प्लस 9 बटे, अब देखो ये जो था 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके गुणनखंड हमने यहां से किए, ये आ गया x माइनस 3 और 2x प्लस 1। फिर आप देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 ये तो कैंसिल हो गए, और अब सोचिए कि हमारा ये 0 बटे 0 क्यों आ रहा था, क्योंकि x माइनस 3 जरूर बनना था दोनों में, ताकि जब 3 लगाऊंगा तो 0 तो आएगा ही। तो अब ये कट गया, तो इसका मतलब अब ये आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो x की जगह 3 लगा दीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा 6। देखो यहां पर 3 लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9, तो ये मैंने चलिए ऐसे लिख दिया अभी, बटे यहां पर 3 लगाऊंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7। तो इस तरीके से आ जाएगा 6 गुणा 18 बटे 7, और जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 108 बटे 7 के बराबर आ जाएगा, और यही आपका प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा। तो देखो अब हम 9वें प्रश्न को हल करेंगे। इसमें आपको जो सीमा निकालने को बोला गया वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और फलन है ax प्लस बी बटे सी एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो इसी को लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी बटे सी एक्स प्लस 1। अब यहां से आप ये देखो, हमें तो x का मान 0 लगाना होता है, बस हमें 0 बटे 0 इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, ये हमने जो कुछ फॉर्म आपको बताई थी वो नहीं आनी चाहिए थी। अब लगा के देखिए x का मान एक बार 0, तो यहां पर देखो a गुणा 0, ये 0 आ गया, प्लस b में तो x कहीं है ही नहीं तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बटे x देखो यहां पर है तो x की जगह 0 लगाना है हमें, तो ये 0 आ गया, प्लस 1 आया, तो इस तरीके से ये आपके पास b के बराबर आ जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखो इसमें आपको बोला गया कि सीमा का जो मान निकालना है, प्रश्न है लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 बटे z की पावर 1/6 माइनस 1। अब यहां पर देखो हो सकता है आपको देखने में ही थोड़ा सा डर लगे, क्योंकि घातें यहां पर p बटे q रूप में है, मतलब भिन्न के रूप में है घातें, तो कोई नहीं, हम उसको आसानी से चेंज भी कर सकते हैं और बिना चेंज करे भी कर सकते हैं। तो देखिए लिमिट z टेंड्स टू 1, ये आपके पास था, ये दिया हुआ z की पावर 1/3 माइनस 1 बटे z की पावर 1/6 माइनस 1। जब भी आपको ऐसा थोड़ा लगे कि घातें हमेशा इस तरीके से आ गई भिन्न के रूप में, तो आप क्या करो कि हमेशा इन घातों को भिन्न से हटाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे हटा पाएंगे, तो उससे पहले तो हमें क्या करना है, एक बार मैं अगर आपको दिखाऊं, z की वैल्यू 1 लगाओगे तो देखो क्या आएगा, 1 की घात 1/3 मतलब 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1 अर्थात 0 बटे 0 आ जाएगा, और ये तो हम जानते हैं होना ही नहीं चाहिए था। तो इसलिए अब आपको जरूरत पड़ेगी किसी और तरीके से हल करने की। तो अब देखो कैसे हम घातों को हटाएंगे, कैसे सिंपल कैसे करेंगे ये देखते हैं। आप हमेशा क्या करो कि 1/3 और 1/6, इनमें आप देखिए 3 और 6 ले लो, एक तरीके से 3 और 6 का लासापा लोगे तो 6 आएगा,
तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जेड की पावर 1/6 को अपनी तरफ से आपने मान लीजिएगा एक्स मान लिया। अब जेड की पावर 1/6 को आपने एक्स माना और आपने बोला था जेड एक की तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब जेड 1 की तरफ जा रहा है। तो यदि अगर जेड एक की तरफ टेंड कर रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ, जेड की जगह 1 लगाऊंगा तो एक्स भी 1 की तरफ अप्रोच करेगा। देखिए जेड की जगह 1 लगाइए तो 1 की घात 1/6 1 ही आएगा। तो x बराबर 1 मतलब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जेड एक्चुअल में 1 नहीं है, वो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा था। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहां से हम इसे कैसे लिख सकते हैं, जेड की पावर 1/3 है। यहां पर अब दिमाग में आएगा कि कैसे इसको चेंज करेंगे x में। जेड बराबर आ गया x की घात 6। अब जेड की पावर 1/3 मतलब x की घात 6 की घात 1/3 आ गया, अर्थात एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए अब ये सवाल आपके पास क्या बन गया है, इसको समझ लेते हैं। ये बन गया है लिमिट x टेंड्स टू, क्योंकि अब ये मैं x में चेंज कर रहा हूं तो मुझे लिमिट भी x की ही लगानी पड़ेगी। तो x की लिमिट देखिए 1 बनी है, अभी अंश में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे जेड की पावर 1/6 को तो आपने x माना है, तो इसकी जगह x माइनस 1 आ गया। अब देखिए अभी भी ये 0/0 वाली फॉर्म है, आप x की वैल्यू 1 लगाकर देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसको फैक्टराइज करना है, जो अंश में दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, यह आ जाएगा x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 बटे x माइनस 1। अब यहां से यदि आप देखो तो x माइनस 1 से x माइनस 1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और अब आपके पास केवल रह गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 कोष्टक में x प्लस 1। अब x का मान लगा देंगे, अर्थात लिमिट लगा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अर्थात 2 के बराबर। 11वें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है, और आपको प्रश्न में दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 1 अर्थात x 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, और फलन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। और आपको साथ साथ बोला गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब यहां पर आप ये देखो x की वैल्यू हम 1 लगाते हैं, क्योंकि लिमिट हमें x टेंड्स टू 1 लगानी है। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 लगाएंगे। देखो ये a बनेगा, a गुणा 1 का स्क्वायर मतलब a बचा। इसी तरीके से b गुणा 1 मतलब b बनेगा, प्लस c बटे c प्लस b प्लस a बनेगा। अब यहां पर देखो इस बात का अब आपको मतलब समझ में आएगा, ये दिया हुआ था नॉट जीरो के बराबर, मतलब जीरो नहीं है। अगर ये जीरो हो जाता तो ये 0/0 वाली फॉर्म आ जाती, तो मतलब अपरिभाषित हो जाती, तो हम इस तरीके से इसको हल नहीं कर पाते। लेकिन अब इसने बोला है कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अब 0 के बराबर यदि नहीं है तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है। लिमिट x टेंड्स टू -2 और फलन है 1/x प्लस 1/2 बटे x प्लस 2। अब यहां पर आप ये देखो प्रश्न क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -2 और फलन है 1/x प्लस 1/2 बटे x प्लस 2। अब यहां पर आप ये देखो एक बार कि x की जगह -2 लगाकर देखते हैं, तो यह आ जाएगा 1/-2, मतलब ऐसे लिख सकता हूं प्लस 1/2 बटे x की जगह -2 लगाऊंगा तो ये -2 प्लस 2 आ गया। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये तो अंश में तो 0 बचा, और हर में देखो ये भी कैंसिल हो गया तो ये भी 0 ही आया। तो आपने देखा कि 0/0 फॉर्म आ गई, और ये तो हम जानते हैं अपरिभाषित फॉर्म है, मतलब ऐसा तो कभी बनना ही नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब हम सीधे x की वैल्यू -2 अब नहीं लगाएंगे, यहां पर हमें थोड़ा सरल करना पड़ेगा। तो चलिए सरल करते हैं। सरल करने के लिए अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2, मैं लासापा ले लेता हूं ये अंश में जो पद हैं उसके। तो लासापा आएगा 2x और ऊपर आ गया 2 प्लस एक्स बटे x प्लस 2, ये आपके पास ऐसे ही रहा। और अब आप देख रहे हो एक तरीके से हर में x प्लस 2 लिखा है, तो उसको भी यदि p/q में लिखूंगा तो ऐसे लिखता, भले ही आपको नहीं दिया था लेकिन आपने अपनी तरफ से लिख दिया क्योंकि आपको समझना था। तो आपने देखो 2 प्लस एक्स और x प्लस 2 देखा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास अब ये रह जाएगा 1/2x
और लिमिट चल रही है x टेंड्स टू -2 की, अर्थात अब आप x की जगह -2 आसानी से लगा सकते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 1/2 गुणा -2, अर्थात माइनस का 1/4। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपका ये प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आसानी से आ चुका है। अब देखो 13वें प्रश्न पर आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है और आपके पास सीमा दी हुई है लिमिट x टेंड्स टू 0 की और फलन है sin ax बटे bx का। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं प्रश्न को ही उतारूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, ये हो गया साइन में ax न्यूमरेटर में अर्थात अंश में और bx आपके पास हर में दिया हुआ है। अगर हम मान लीजिएगा बिना सोचे समझे जल्दी से x की वैल्यू 0 लगाएं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। साइन x की जगह 0 लगाओगे तो a गुणा 0 मतलब साइन 0 आएगा, बटे x की जगह दोबारा 0 लगाओगे तो b गुणा 0 0 आएगा। साइन 0 आप जानते हो 0 होता है, तो ये तो 0/0 वाली फॉर्म बनी और आप जानते हैं ये तो अपरिभाषित रूप है, तो आप इस तरीके से तो तुरंत नहीं लगा सकते 0 x की जगह। तो अब आपको क्या करना है उसको समझते हैं। अब यहां पर देखिए आपने थ्योरी में सीखा था कि लिमिट अगर x की टेंड्स टू 0 है और साइन x बटे x आपके पास दिया हुआ है तो आप उसको 1 के बराबर करते हैं। ये आपके पास था, काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप कंठस्थ जरूर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो ये क्या है, x अपने पास यहां पर कोण है, ध्यान रखें जितना कोण होता है उतना ही आपके पास हर में होना चाहिए था। अब यहां पर अगर आप देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आपको देखो कोण आपके पास ax है, तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि कैसे भी आप हर में ax बनाएं। तो ax यदि आपने बनाया तो x का गुणा भी आपको करना पड़ेगा अंश में, और bx आपके पास चल ही रहा था तो आपने ये लिख दिया। अब यहां से अगर आप देखो यहां तक तो देखो x से ये x आपके पास कैंसिल हो गया और ये वैल्यू अब देखिए आपके पास 0/0 जो थी वो 1 के बराबर आने लगेगी, क्योंकि आपके पास अब ये वाला फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर जो कोण है वही आपने यहां पर लिखा और देखो ये 0/0 साइन 0/0 वाली फॉर्म है तो ये 1 के बराबर होगी, तो ये आपने लिख दिया यहां से। तो इस तरीके से अब देखिए आपके पास क्या रह गया, केवल a/b रह गया और यहां पर x तो कुछ रहा ही नहीं, तो x की जगह 0 लगाने का कोई औचित्य नहीं रहा। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 13 आपके पास हल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 में आपको बोला गया है कि आपको सीमा का मान ज्ञात करना है और आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बटे साइन bx, और साथ साथ बोला गया है कि a तथा b 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 आपने लिखा, ये हो गया साइन ax बटे साइन bx। अब अगर आप यहां से ये देखो तो देखो साइन ax बटे साइन bx है, अब यहां पर हम सीधे 0 नहीं लगा सकते क्योंकि साइन 0 बटे साइन 0 बनेगा, 0/0 बन जाएगा, वो तो अपरिभाषित रूप हो गया। तो अब हमारी कोशिश क्या रहेगी, ये जो हमने अभी आपको कंठस्थ करके ने को ये बोला था ये वाला फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखें। तो देखो साइन ax है, यहां पर कोण में ax है और यहां पर कोण में bx है, तो आप इनको कैसे भी हटाने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करिए, साइन ax आपने लिखा, आपने उसी से भाग कर दिया ax से, तभी तो आपके पास वो वाली फॉर्म बनेगी। ये आपके पास चल ही रहा था लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए आपने ax से भाग किया है तो स्वाभाविक सी बात है आप ax से गुणा भी करेंगे इनटू, अब ये देखो 1 बटे साइन bx है, तो यहां से अब आप bx को देखो भाग करोगे तो bx का अब यहां पर आप गुणा भी करोगे, स्वाभाविक सी बात है, तो यहां से आपने ये लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये वैल्यू अब आपके पास 1 के बराबर आने लगेगी, क्योंकि ये तो साइन x बटे x वाली फॉर्म हो गई, इसी तरीके से ये वाली वैल्यू भी 1 के बराबर आपके पास आने लगी होगी। तो आपके पास अब केवल रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये भी 1 ये भी 1, तो आपके पास बचा है ax बटे bx। अब यहां पर आप सीधे 0 नहीं लगाएंगे, पहले देखिए आप 0 लगाएंगे सीधे तो 0/0 आएगी अर्थात अपरिभाषित रूप, तो लेकिन x से यदि x को कैंसिल करेंगे तो अब आपके पास a बटे b रहा। अब यहां पर कहीं x आया ही नहीं तो x की जगह 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये आपके पास केवल a बटे b ही रह जाएगा और यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का।
अब देखो प्रश्न संख्या 15 की तरफ आते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है और आपके पास है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई गुणा पाई माइनस एक्स। तो देखो आपके पास जो प्रश्न है वो है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई गुणा पाई माइनस एक्स। अब यहां पर आपको ये देखना है कि अगर आप तुरंत जल्दी से x की जगह पाई लगा दोगे लिमिट लगाने के लिए, तो आप देखो x की जगह पाई लगाओगे तो पाई माइनस पाई जीरो बन गया, मतलब अंश में जीरो बना। यहां पर पाई लगाओगे तो पाई गुणा ये जीरो बन जाएगा, अर्थात ये भी जीरो पूरा बन गया, तो जीरो बटे जीरो वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि अपरिभाषित रूप होता है। तो अब आपको सोचना है कि आप कैसे इस प्रश्न को हल करोगे। तो देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है साइन वाले क्वेश्चंस में, जिसमें होता है साइन अगर आपके पास ए एक्स बटे ए एक्स, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दिया है तो ये 1 के बराबर होता है लिमिट x टेंस टू जीरो पर। अब यहां पर देखो चाहे x टेंस टू जीरो लिखाओ चाहे ए एक्स टेंस टू जीरो लिखाओ, बेसिकली यहां पर हमेशा अचर लिखा जाता है। आपको बस इतना ध्यान देना होता है यहां पर चाहे कुछ भी लिखाओ लिमिट में, बस ये वाली वैल्यू जीरो की तरफ जानी चाहिए और ये वाली वैल्यू भी जीरो की तरफ जानी चाहिए, बस आप इतना सोचें, तब आपके पास ये 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं इसी तरीके से ध्यान दूं तो x टेंस टू पाई चाहे कुछ भी लिखा हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो x की जगह पाई लगाऊंगा तो ये वैल्यू पूरी जीरो और ये वैल्यू भी पूरी जीरो। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं इसको कुछ इस तरीके से समझ सकता हूं लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई माइनस एक्स, क्योंकि जितना ये कोण है आप देख सकते हो उतना ही मैंने हर में लिखा हुआ रहने दिया, और पाई था पाई को मैंने क्या किया, पाई तो एक अचर राशि है तो पाई को हमने बाहर कर दिया। तो अब देखो यहां पर इस फॉर्मूले से ये साइन वाले फॉर्मूले से ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1 के बराबर, क्योंकि चाहे लिमिट कुछ भी हो ये वैल्यू 1 की तरफ चली जाएगी। तो 1 बटे पाई ये आपके पास आ जाएगा और यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अब ये आपके पास रहा मेथड 1, क्योंकि कुछ छात्रों को अभी हो सकता है इसमें थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि उन्हें इतना क्लियर ना हो कि x को पाई क्यों रहने दिया, जबकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें तो हमारे पास ये लिमिट जीरो की तरफ होनी चाहिए थी। तो कोई नहीं, हम दूसरे मेथड से भी आपको समझा देते हैं। मैं क्या करता हूं यहां पर पाई माइनस एक्स को t मान लेता हूं। अगर मैंने पाई माइनस एक्स को t माना, और देखिए यदि अगर x पाई की तरफ अप्रोच कर रहा था तो देखो t किधर की तरफ अप्रोच करेगा वो निकालना है वो मैं तो, क्योंकि अगर हमने t के टर्म में पूरा ये फलन बनाया है तो हमें लिमिट भी तो t की ही लगानी पड़ेगी। तो देखो x यदि पाई की तरफ अप्रोच करे, मतलब x की जगह देखो पाई लगाओ तो t बराबर जीरो आ जाएगा, तो t जीरो की तरफ आपके पास अप्रोच करेगा। तो इस तरीके से आप देखो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई है लिमिट, लेकिन अब क्या बन गई t टेंस टू जीरो साइन पाई माइनस एक्स है, लेकिन पाई माइनस एक्स को तो आपने t माना है तो ये t बन गया, बटे पाई, पाई तो एक अचर राशि है इससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है तो ये तो आप ऐसे ही रखोगे, पाई माइनस एक्स आपके पास t बन ही जाएगा। तो अब आप ये देखो कि आपके पास ये वैल्यू बेसिकली 1 की तरफ जा रही होगी, क्योंकि ये सिंपल वही बन गया लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बटे एक्स, बस x की जगह t बना दिया है, तो ये केवल 1 बटे पाई आपके पास रह जाएगा। तो आप चाहे किसी भी मेथड से करें, पहले मेथड से करें चाहे दूसरे मेथड से करें, किसी भी मेथड से करें हमेशा उत्तर एक ही आएगा और दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 16 की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास दिया हुआ लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस एक्स बटे पाई माइनस एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूं। अब यहां पर आप ये देखो आपका उद्देश्य रहना चाहिए कैसे भी जीरो लगाएं और एक बार चेक करें कि कहीं ये अपरिभाषित रूपों में से तो कोई रूप नहीं मिल रहा है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। x की जगह जीरो लगाएंगे तो कॉस जीरो एक बनेगा, बटे x की जगह जीरो लगाऊंगा तो पाई माइनस जीरो, कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं बनना। अर्थात आपको तुरंत समझ में आ गया कि अब आप बिना सोचे समझे जल्दी से x की वैल्यू जीरो लगा सकते हैं। तो देखो ये बनेगा कॉस जीरो बटे पाई माइनस जीरो, कॉस जीरो आपके पास हमेशा एक के बराबर होता है, बटे पाई माइनस जीरो पाई रहता है, तो इस तरीके से एक बटे पाई ही आपका उत्तर आ जाएगा।
चलिए अब हम प्रश्न संख्या 17 की तरफ आते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है। और देखिए आपके पास जो लिमिट दी हुई है वो है x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। अब यहां पर आप ये देखो कि सबसे पहले यदि मैं प्रश्न को लिख लूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। अब यदि अगर हम जल्दबाजी में सीधे x की जगह 0 लगाएंगे तो आप सोचिए, यहां पर मैं आपको रफ में करके दिखा रहा हूं, ये बनेगा cos 0 क्योंकि 2 गुणा 0 मतलब 0 ही आएगा, माइनस 1 बटे यहां पर भी x की जगह 0 लगाओगे तो cos 0 माइनस 1 आ जाएगा। अभी सीधे कैंसिल मत करिए, पहले एक बार सॉल्व करिए। cos 0 होता है 1, तो 1 माइनस 1 0 बना अंश में, और हर में भी देखो ये 0 ही बनेगा, तो ये 0 बटे 0 फॉर्म आ गई। और तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो एक अपरिभाषित रूप है, इसको तो आप कर ही नहीं सकते हल, मतलब इस रूप में तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको सोचना है कि आप कैसे इसको हल करेंगे। तो ध्यान रखें, त्रिकोणमिति में भी जब आपने पढ़ा था तो आपने बहुत सारे प्रश्न देखे थे, कभी भी कॉस के संग +1 या -1 आ जाए तो आप वैसे वाले फॉर्मूले लगाते हैं जिससे उनको आप कैंसिल कर पाए। जैसे यहाँ -1 है तो अब आपको cos 2x के फॉर्मूले सोचने पड़ेंगे अपनी तरफ से, आप क्या क्या लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं cos 2x के फॉर्मूले अगर आपके पास लिखूं तो बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते थे। जैसे यहां पर देखो, एक होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ फॉर्मूले 10 में भी रहते थे। अब लेकिन मैंने को कौन से लगाने होंगे, क्योंकि मेरे को तो -1 को हटाना है, यहां भी -1 को हटाना है, तो मेरे को क्या सोचना है कि कैसे भी प्लस का 1 दिखाई दे जाए, मतलब ये वाले फॉर्मूले आपको लगाने होंगे। तो इस तरीके से अब देखो हम क्या करते हैं कि ये वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, cos 2x की जगह यदि ये फॉर्मूला लगाया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे cos x की जगह लगाऊंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहां पर x बटे 2 आ जाएगा। ध्यान रखें चूंकि यहां 2x था तो यहां पर कोण x हुआ, मतलब आधा होता है कोण, यहां पर x कोण है तो यहां पर आधा होके x बटे 2 हो जाएगा। ये -1 आपके पास आ गया। अब अगर आप ध्यान रखें तो 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से 1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये आ गया -2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स बटे -2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, ये आपके पास आ गया। फिर आप यदि देखो तो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये बच गया है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स से अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो आप इसको स्क्वायर एक्स करके लिखा था तो साइन एक्स गुणा साइन एक्स करके लिख दीजिएगा। और इसी तरीके से साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 था तो इसको आप साइन एक्स बटे 2 इंटू साइन एक्स बटे 2 ऐसे करके लिख दीजिएगा। अब ये ऐसा मैंने क्यों लिखा है इसको मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने इसलिए थोड़ा दूर लिखी है क्योंकि देखो साइन एक्स के जब भी फॉर्मूले आएंगे और कभी भी आप देखो 0 बटे 0 बनना है, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, 0 बटे 0 बनना है। तो आप क्या करोगे, साइन एक्स, यहां पर कोण देखो x है तो आपको x से भाग करना पड़ेगा, तो आपने x से गुणा भी किया। यहां पर भी देखिए x कोण है तो x से भाग करना पड़ेगा, तो आपने x से गुणा भी किया। इसी तरीके से देखिए साइन x बटे 2 है तो आपने x बटे 2 से भाग कर दिया, तो x बटे 2 से आपने गुणा भी कर दिया। यहां पर भी देखिए आपने x बटे 2 से भाग कर दिया तो आपने x बटे 2 से यहां पर गुणा भी इसको कर दिया है। तो अब यदि आप गौर करो तो देखो ये वैल्यू हमारी साइन एक्स बटे एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 बन गई। फॉर्मूले चल रहे हैं हमारे पास, ये भी देखो साइन एक्स बटे एक्स x टेंड्स टू 0 पर 1 बन गया। यहां पर कोण चाहे कुछ भी हो लेकिन ये दोनों बस बराबर होने चाहिए थे, तो ये भी 1 बन गया। इसी तरीके से आपके पास ये भी 1 के बराबर आ जाएगा फॉर्मूले से। अब देखिए आपके पास क्या रह गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो अंश में क्या रह गया x गुणा x मतलब x स्क्वायर बटे, हर में देखो x बटे 2 गुणा x बटे 2 अर्थात x स्क्वायर बटे 4 आपके पास रह जाएगा। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 4x स्क्वायर बटे x स्क्वायर, क्योंकि 4 तो ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर से ही x स्क्वायर कट गया, केवल 4 आपके पास यहां से रह जाएगा। और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए 18वें प्रश्न पर आते हैं।
इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का आपको मान ज्ञात करना है। और देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स बटे b साइन एक्स, ये आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को लिख लेता हूं। फलन में अंश में दिया हुआ है ax प्लस एक्स कॉस एक्स बटे हर में दिया हुआ है b साइन एक्स। अब यदि आप देखो यहां पर अगर आप सोचें कि x की वैल्यू अगर हम 0 लगा दें, मान लीजिएगा जल्दी से, तो क्या होता, a गुणा 0 मतलब 0 बन जाता, प्लस x की जगह 0 लगाया cos 0 भी हो गया, तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 ही रहेगा, बटे b साइन एक्स है, x की जगह 0 लगाया तो साइन 0 0, तो b गुणा 0 भी बेसिकली 0 ही रहा। तो ये आपके पास 0 बटे 0 वाली फॉर्म हो गई। तो ये तो अपरिभाषित हो गई, अर्थात आपको तुरंत समझ में आ गया कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या सोचना है कि कैसे भी इसको इस फॉर्म से हटा के सॉल्व करना है। तो साइन एक्स जैसी दिखाई दी आपको, तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि साइन एक्स बटे एक्स टाइप का कुछ हो सकता है यहां पर। तो देखिए यहां पर एक्स कोण है साइन के संग, देखिए कोण तो केवल एक्स है, तो हम एक्स से भाग और डिवाइड करेंगे, मतलब भाग और गुणा करेंगे। तो देखिए ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ये तो अंश में आपके पास चल ही रहा है, और यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 भी आप लिख ही देंगे। अब यहां पर b है साइन x, ये था, तो आपने क्या किया x से भाग कर दिया, तो x से आपने देखो यहां पर गुणा भी कर दिया। अब आप देखिए यहां से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि साइन x बटे एक्स जैसी दिखा, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि लिमिट देखो x टेंड्स टू 0 है, तो ये 0 बटे 0 वाली फॉर्म हो गई, तो ये 1 के बराबर हो गई। अब आपके पास क्या रह गया उसको समझते हैं। ये रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए अंश में आप देखो x यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, मतलब अंश में से x उभयनिष्ठ आ सकता है, तो आपने उभयनिष्ठ लिया, a प्लस कॉस एक्स बचा। अब हर में देखो b बचा है और x बचा है, तो b x आपने यहां से कर दिया। तो इस तरीके से देखो x से ये x आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस कॉस एक्स बटे b। अब आप लगा सकते हैं x का मान 0, क्योंकि अब ये 0 बटे 0 वाली फॉर्म नहीं बनेगी आपके पास। तो चलिए x का मान 0 लगाते हैं, तो ये आ जाएगा a प्लस कॉस 0 बटे b। कॉस 0 आप जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो ये 1 प्लस a बटे b के बराबर आपके पास आ जाएगा, और ये आपका प्रश्न संख्या 18 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 19 में आप देखिए आपको बोला गया है कि निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x गुणा सेक x, ये आपके पास दिया हुआ है। अब यहां सर आप देखो कि सबसे पहले तो यदि मैं प्रश्न लिखूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, और ये आपके पास हो गया x गुणा सेक x। अब यहां पर आप यदि देखो तो अगर हम जल्दी से x की वैल्यू 0 लगाएं, तो सोचिए हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू 0 लगाएंगे, गुणा सेक 0 आ जाएगा, और सेक 0 तो आप जानते हैं 1 होता है, तो ये 0 गुणा 1 आया, अर्थात ये तो 0 आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपने पास आंसर भी हो जाएगा। अब यहां पर छात्रों को हो सकता है स्टार्टिंग में ये समझने में थोड़ा लगे कि 0 गुणा 1 0 आ गया, तो उन्हें लगे कहीं ये गलत तो नहीं है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसी कोई अपरिभाषित रूप होता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसको इस तरीके से ना करना, दूसरे तरीके से करना, तो आप इसको कॉस में चेंज करके भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सरल मेथड ही है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x सेक x होता है 1 बटे कॉस एक्स, तो आप x बटे कॉस एक्स कर सकते हैं, और अब आप मान लगा सकते हैं अर्थात लिमिट लगा सकते हो, तो x की जगह 0 लगाओ, 0 बटे कॉस 0 आ गया, कॉस 0 आपके पास होता है 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 0 बटे 1 अर्थात 0। तो इस तरीके से आप करेंगे तब भी आपके पास उत्तर सेम ही आएगा। चलिए 20वें प्रश्न पर आओ। निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बटे ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, और देखिए आपको बोला गया है कि a b या a प्लस बी इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो यदि मैं प्रश्न को ही लिख लूं, तो यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बटे
ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। अब यहां पर आप ये ध्यान दो, अगर हम तुरंत x की वैल्यू 0 लगा दें मान लीजिएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो साइन 0 बनेगा प्लस b गुणा x की वैल्यू तो 0 आपने लगा ही रहे हैं, तो ये 0 ही बन गया, बटे ये 0 प्लस साइन 0 बनेगा। तो देखो साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 प्लस 0 0 बचा, बटे 0 प्लस 0 हर में बचा, ये भी 0 हो गया। तो ये तो अपरिभाषित रूप आपके पास आ रहा है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये तो आपको नहीं करना है यहाँ पर, अर्थात आपको कोई दूसरा तरीका सोचना है कि x की आप तुरंत 0 वैल्यू तो नहीं लगा सकते हैं। तो अब देखिए, हमने आपको बोला जब भी साइन आए और आपको कभी भी थोड़ा सा भी लगे दिक्कत, तो आप उसको साइन एक्स बटे एक्स बराबर 1 जो आपने पढ़ा है उस तरीके से बनाने की कोशिश करो। तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स जैसे दिखाई दिया, तो यहां पर कोण देखो ए एक्स है, यहां पर कोण बी एक्स है, तो अंश में मैं क्या करूंगा, ए एक्स से भाग करूंगा और ए एक्स से ही गुणा करूंगा। तो चलिए करते हैं, यह आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन ए एक्स आपके पास है। अब देखो कोण ए एक्स है, तो मैंने क्या किया, ए एक्स से भाग कर दिया और उसी कोण से गुणा कर दिया, मतलब ए एक्स से ही गुणा कर दिया, ताकि ये रहे बिल्कुल साइन ए एक्स के बराबर ही, लेकिन देखने में मैंने इस तरीके से लिख दिया ऐसे। प्लस ये देखो बी एक्स आपके पास जैसा है वैसा ही लिख दिया आपने, बटे इसी तरीके से देखो ए एक्स जैसा है वैसा ही लिख दो आप, प्लस साइन बी एक्स है तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स बटे कोण बी एक्स था, तो हमने क्या किया, बी एक्स से ही भाग कर दिया और बी एक्स से ही गुणा कर दिया यहां पर, क्योंकि इससे ये हुआ कि अब हमारे पास ये साइन एक्स बटे एक्स वाली फॉर्म बन गई। मैं यहां पर एक बार रिकॉल करने के लिए दोबारा लिख देता हूं, ये आपके पास 1 के बराबर होता था, बस हमने आपको ध्यान दिलाया था कि ये कोण हमेशा सेम रहना चाहिए एक्स और एक्स। तो देखो यहां पर ये वैल्यू 1 के बराबर आपको तुरंत समझ में आ गई, ये वैल्यू भी तुरंत आपको 1 के बराबर समझ में आ चुकी है। तो इस तरीके से अब देखिए आपके पास ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पर आप ये देखो कि ए एक्स बचा केवल, प्लस बी एक्स बचा है, बटे हर में देखो ये ए एक्स बचा और यहां बी एक्स बचा है, तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया। अब ऐसा ना करें कि 0 वैल्यू लगाएं, क्योंकि अगर आप वैल्यू लगाओगे तो क्या होगा कि 0 बटे 0 दिखाई देगा, तो वो तो हम चाहते ही नहीं है क्योंकि अपरिभाषित रूप है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास केवल ये 1 के बराबर आ जाएगा। चलिए अब हम 21वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया कि आपको निम्नलिखित सीमा का मान ज्ञात करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। तो देखो सबसे पहले तो यदि मैं प्रश्न को ही लिख दूं, तो ये आपके पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। अब यहां पर अगर आप देखो कि आप तुरंत x की वैल्यू 0 नहीं लगा सकते हैं। अब क्यों नहीं लगा सकते उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 लगाओगे तो आपके पास cosec 0 करके एक पद आएगा और आपके पास cot 0 करके एक पद आएगा, और आप जानते हो ये दोनों आपके पास अपरिभाषित होते हैं। आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति में cosec 0 और cot 0 अपरिभाषित होते हैं, तो आप 0 तो नहीं लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है उसको समझना है आपको। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, cosec x को 1 बटे sin x लिख सकते हैं और cot x को cos x बटे sin x लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आपको देखना है कि लासापा आपके पास देखो sin x आ चुका है। अब लासापा यदि sin x आ चुका है तो आपके पास ये बना 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। फिर यदि आप गौर करो तो ये 1 माइनस कॉस एक्स है आपके पास। आपको पता है कि जब भी 1 आ जाए कॉस एक्स या कॉस 2x या कोई भी कोण हो कॉस का, लेकिन 1 प्लस या माइनस किसी में भी आ जाए तो आपका उद्देश्य रहता है कैसे भी इस 1 को हटाया जाए। तो अब कॉस एक्स के आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते थे, जैसे मैं अगर रिकॉल कराऊं आपको तो कॉस एक्स के देखो क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। 1 माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो सकता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 आ जाए। और भी फॉर्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 10 के टर्म्स में भी होते हैं, लेकिन उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। हमको क्या ध्यान रखना है कि कैसे भी इस 1 को हटाना है, मतलब 1 जरूर आना चाहिए, मतलब इन दोनों में से ही सोचना है हमें। तो अब देखो cos x का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि 1 हट जाए, 1 चूंकि प्लस का है ये माइनस में आएगा, तो आप स्वाभाविक सी बात है पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 गुणा साइन स्क्वायर
एक्स बटे 2 बटे, अब देखिए ये आपके पास साइन एक्स हो गया। फिर आप देखिए यहां से जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये देखिए आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे साइन एक्स, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। फिर आप देखो कि प्लस का 1 और माइनस का 1 ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचा है 2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 है, अर्थात आप इसको साइन एक्स बटे 2 गुणा साइन एक्स बटे 2 करके लिख दीजिएगा। और साइन एक्स है तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन एक्स। अब यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 चल ही रहा है। देखो मैं इसको दो तरीके से आपको समझा सकता हूं। ये मान लीजिएगा यहां से एक मेथड 1 ये रहा m1, और मैं मेथड 2 भी आपको सिखाऊंगा, यहां से m2 करके लिख देता हूं। पहले मैं मेथड 1 आपको समझा रहा हूं। तो आप देखो x बटे 2 कौन है, तो हमने क्या किया, x बटे 2 से गुणा किया तो x बटे 2 का भाग भी कर दिया। x बटे 2 यहां पर भी है तो हमने यहां पर भी कर दिया, तो यहां पर भी ये करना पड़ेगा तो मैंने स्क्वायर यहां से कर दिया। फिर देखो साइन x है तो हमने क्या किया, x ये लिखा तो x से यहां पर भी कर दिया। तो आप देखिए यहां से आपके पास ये वैल्यू 1 बन जाएगी सीधे, ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी सीधे, ये वैल्यू भी 1 बन जाएगी आपके पास। अब आपके पास क्या रह जाएगा उसको देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 2, ये बचा एक्स स्क्वायर बटे 4 बटे, ये देखो केवल x बचा है यहां से तो आपने x लिख दिया। अब यहां से अगर आप गौर करो तो देखो आपके पास ये रह जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। देखो ये आप इस x से एक एक्स स्क्वायर का एक x काट सकते हो और 2 से ये 4 दो बार कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास ये आ गया x बटे 2। जब आप लिमिट लगाओगे अर्थात x की वैल्यू 0 लगाओगे तो ये आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपका उत्तर आ गया, लिमिट की वैल्यू अर्थात 0 आ गई। अब मेथड 2 से यदि मैं आपको बताऊं तो कैसे कर सकते थे उसको समझते हैं। आपके पास हल करने पर क्या बचा है, इसको पहले लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे, अब ये साइन एक्स है, साइन एक्स का आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2 ये होता है। तो अभी आप देखिए यहां से 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और साइन एक्स बटे 2 से ये एक साइन एक्स बटे 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन में एक्स बटे 2 बटे कॉस में भी आपके पास एक्स बटे 2 आ गया, और साइन बटे कॉस में कोण समान है तो ये टेन में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन में एक्स बटे 2, और यदि आप x का मान 0 यदि लगाओगे तो ये आपके पास टेन 0 बटे 2 अर्थात टेन 0 आ जाएगा, और आप जानते हैं टेन 0 का मान तो 0 के बराबर ही होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो चाहे आप कोई सा भी मेथड लगाओ उत्तर हमेशा सेम ही आएगा, और दोनों मेथड में से दोनों ही आपके पास सही हो जाएंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 22 की ओर। निम्नलिखित सीमा का मान आपको ज्ञात करना है। आपके पास प्रश्न है लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2 टेन 2x बटे x माइनस पाई बटे 2। अब यहां से अगर आप देखो तो सबसे पहले तो मैं प्रश्न को ही लिख लेता हूं। लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2, ये आ गया टेन में 2x बटे x माइनस पाई बटे 2। अब यहां पर आपको यह समझना है कि कैसे भी अगर मैं यहां पर जल्दबाजी में x की वैल्यू 0 लगा, सॉरी पाई बटे 2 लगा देता लिमिट, तो देखिए क्या आ जाता, टेन 2 गुणा पाई बटे 2 बटे x की वैल्यू पाई बटे 2 लगाई तो पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 हर में आ गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास टेन पाई बना, ये तो 0 होता है, बटे पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2 ये भी 0 बना, तो ये 0 बटे 0 फॉर्म बनी, मतलब ये तो अपरिभाषित रूप बन गया, अर्थात आप ऐसे तो नहीं कर सकते। अब कैसे करना है आपको उसको समझते हैं। आप क्या करिए, x माइनस पाई बटे 2 इसको आप t मान लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप चेंज कर रहे हो प्रश्न को। प्रश्न में यहां जहां x था वेरिएबल अर्थात चर, आप उसको t वाले चर में बदलोगे प्रश्न को, अर्थात लिमिट जब x की लग रही थी तो अब आप लिमिट t की लगाएंगे। तो देखिए आपके पास क्या था, x पाई बटे 2 की तरफ जा रहा था, मतलब x पाई बटे 2 था एक तरीके से, तो t सोचना है किधर जाएगा जब x पाई बटे 2 होगा,
तो x की वैल्यू पाई बटे 2 लगाओ तो t किधर की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है। x की वैल्यू पाई बटे 2 लगाकर देखो, ये पूरी वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, अर्थात t की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो यहां से अब देखिए आपके पास प्रश्न क्या बना, लिमिट x टेंस टू पाई बटे 2 अर्थात x की लिमिट थी, लेकिन अब आपको तो t की लिमिट लिखनी है। देखिए t की लिमिट क्या है, 0। tan 2x है, आपको ध्यान रखो x को चेंज करना है, तो x यदि आप यहां से लिखोगे तो t प्लस पाई बटे 2 आएगा। तो ये आपने लिख दिया t प्लस पाई बटे 2 बटे, अब यहां पर आप देखो x माइनस पाई बटे 2 है, x माइनस पाई बटे 2 है, इसको तो आपने t माना ही है, तो आपने इसको t लिख दिया यहां से। अब देखिए आपके पास क्या बना, लिमिट t टेंस टू 0। आप इसमें ऐसा ना सोचें कि ये कोई अलग प्रश्न आ गया, दोनों बिल्कुल एक ही बात है। चाहे x में लिखता तो ये लिखूं, चाहे t में लिखूंगा तो ये लिखूं, दोनों एक ही है, दोनों बेसिकली एक ही चीज है। आप कुछ भी सॉल्व करें एक ही आंसर आएगा, तो ऐसा नहीं कि ये कोई अलग प्रश्न बन गया है, वही प्रश्न है ये। तो 10, अब अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये पाई बटे 2 में 2 का गुणा किया तो पाई आएगा प्लस 2t आ जाएगा, बटे t आ गया। अब टेन पाई प्लस थीटा आपके पास टेन थीटा के बराबर होता है, तो आपने लिख दिया टेन 2t बटे t और लिमिट t टेंस टू 0। अब आपको ये देखना है कि टेन 2t है, आपको इसमें अभी कुछ नहीं पता, आप तो क्या करोगे, साइन और कॉस में इसको चेंज करोगे, तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 साइन 2t बटे कॉस 2t, और ये देखो t आ गया। अब हम देखिए अगर हम t की वैल्यू सीधे 0 लगा दें यहां पर, तो अभी भी ये 0 बटे 0 वाली फॉर्म है, क्योंकि देखो ये 0 बजाएगा, यहाँ ये 0 है, तो सबको 0 बटे 0 मतलब अप्रभाषित हो जाएगी। तो अभी आपको सीधे नहीं लगाना t की वैल्यू 0। अब आपको क्या सोचना है कि जब भी साइन आ जाए, क्योंकि साइन 0 बन जाता है किसी कोण पर, 0 वाले कोण पर, तो हम क्या करेंगे, साइन वाला फॉर्मूले लगाएंगे। तो साइन 2t, कोण देखो 2t है, तो मैंने यहां पर 2t से भाग किया, तो 2t से यहां पर मैं गुणा भी करूंगा, बटे कॉस 2t है, इससे तो कोई हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कोई दिक्कत पैदा नहीं करता है कॉस, और ये देखो t है। अब अगर आप गौर करिए तो यहां से आप देखो साइन 2t बटे 2t है, ये आपके पास 1 के बराबर हो गया, 2t बटे t, ये t से t कैंसिल हो गया। अब आपके पास देखिए क्या बचा, लिमिट t टेंस टू 0 2 बटे कॉस 2t, ये आपके पास बचा है। अब आप t का मान लगा दीजिएगा, t का मान 0 लगाओगे आप लिमिट लगाने पर, तो t बटे कॉस 2 गुणा 0 अर्थात कॉस 0 बनेगा, कॉस 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो इस तरीके से 2 बटे 1 अर्थात 2 आपके पास उत्तर हो जाएगा। अब देखो 23वें प्रश्न पर आते हैं हम। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 fx और लिमिट x टेंस टू 1 fx, मतलब ये हमें ज्ञात करना है लिमिट फलन fx की x बराबर 0 पर और 1 पर। और जहां पर देखिए हमें फलन बोला गया है fx जो है वो है 2x प्लस 3 fx की परिभाषा, यदि x 0 या 0 से छोटा है, और जब x 0 से बड़ा है तब fx की परिभाषा है 3 गुणा x प्लस 1। अब देखिए यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx, इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 fx के लिए हम बात करेंगे। अब यहां पर आप सीधे x की वैल्यू 0 नहीं लगा सकते जहां कहीं भी fx में, क्योंकि लिमिट का मतलब होता है उसके आस पड़ोस में हमें वैल्यू देखनी होती है। x टेंस टू 0 मतलब हमें 0 के आस पड़ोस में हमें वैल्यू देखनी है। तो आपको ये पता है कि हम दो तरीके से इसको देखेंगे, एक तो देखेंगे हम बाएं पक्ष सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट, या जिसे हम शॉर्ट में LHL बोलते हैं, और एक हम देखेंगे RHL अर्थात दाएं पक्ष सीमा, जिसे शॉर्ट में RHL बोलते हैं। LHL लिखूंगा तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, RHL लिखूंगा तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका मतलब एक बार हम समझ लेते हैं। देखो 0 माइनस का मतलब है 0 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x टेंस टू 0 का मतलब है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 0 से छोटा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये LHL का मतलब हो गया। RHL का मतलब हो गया 0 प्लस, अर्थात x 0 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं ढंग से, तो देखो ये जैसे 0 यहां पर होगा,
जीरो से बड़ा मतलब ये वाली वैल्यू होंगी, जीरो से छोटी मतलब बाएं पक्ष वाली वैल्यू होंगी। तो देखो जब जीरो से थोड़ा सा छोटा है लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये LHL हो गया, जीरो से बड़ा है जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये RHL आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। जब इतना हमें समझ में आ गया तो अब देखो यहां पर तो हमने fx लिख दिया और यहां पर भी हमने fx लिख दिया। अब ये देखना है x जब जीरो से छोटा है, ये तो हमें पता लग गया जीरो से छोटा है, बहुत थोड़ा सा छोटा है, तो जीरो से छोटे के लिए हमें fx की कौन सी परिभाषा यूज करनी है, 2x प्लस 3 वाली। तो देखिए अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, और ये देखो 2x प्लस 3 हो गया। अब ध्यान रखें ये है तो एक्चुअल में जीरो ही, लेकिन बस जीरो से थोड़ा सा छोटा था, बस हमें इतना समझ में आ गया। अब x की जगह आप जीरो लगा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस 3 आ जाएगा, अर्थात 3 के बराबर आ जाएगा। तो आपने LHL निकाल लिया 3, अब RHL निकालेंगे। तो जीरो प्लस है x का मान, अर्थात x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। जैसे आपको समझ में आया कि x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब आप ये वाली परिभाषा यूज करेंगे, 3 गुणा x प्लस 1 वाली। तो ये आपके पास देखो आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस 3 गुणा x प्लस 1। आपको ये ध्यान रखना है जीरो प्लस का मतलब है तो एक्चुअल में जीरो ही, जीरो की तरफ ही जा रहा है, बस जीरो से थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब आप x की वैल्यू जीरो ही रखेंगे बस यहां पर। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू जीरो रखोगे तो 3 गुणा जीरो प्लस 1 आपके पास आ गया, सॉल्व करने पर आपके पास 3 आ जाएगा। और ध्यान रखिए जब भी आपके पास LHL और RHL बराबर आ जाएगा, आप देख सकते हो जैसे यहां पर आया है, तो आप बोलेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, अर्थात लिमिट का अस्तित्व है। और लिमिट कितनी हो जाएगी अगर अस्तित्व में है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो fx 3 के बराबर आ जाएगी। तो ये आपका पहला वाला उत्तर आ गया, अर्थात जब लिमिट आपको x टेंस टू जीरो पर पूछी गई थी, जो कि 3 के बराबर आ गया। अब दूसरे वाले पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले पर यदि हम बढ़े तो अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमें 1 पर लिमिट निकालनी है fx की। तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं लिमिट x टेंस टू 1 fx। अब यहां पर भी LHL RHL आपके पास आएगा, LHL मतलब बाएं पक्ष सीमा या लेफ्ट हैंड लिमिट, और RHL मतलब दाएं पक्ष सीमा अर्थात राइट हैंड लिमिट। ये आपके पास अगर आएगा LHL तो वो क्या आएगा, x टेंस टू 1 माइनस ये fx आ गया। RHL को हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ध्यान रखें 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जीरो से तो बड़ा ही होगा, 1 से थोड़ा सा छोटा है बस, लेकिन 1 की तरफ जा रहा है तो ये जीरो से बड़े ही, लेकिन दोनों 1 से छोटा बोलूं या 1 से बड़ा बोलूं, दोनों है तो जीरो से बड़े ही, मतलब आपको यही वाली परिभाषा यूज में लेनी है 3 गुणा एक्स प्लस 1 वाली। तो देखिए अब यहां पर आप लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 3 गुणा एक्स प्लस 1। यहां पर अब आप लिमिट लगाइए, लिमिट लगाने में x का मान ध्यान रखें एक ही लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं 1 माइनस कुछ नहीं होता, 1 ही होगा बेसिकली। तो ये लगाओगे 1 प्लस 1, 3 गुणा 2 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास देखिए 6 के बराबर आ जाएगा। अब RHL निकालेंगे तो परिभाषा एक ही रहेगी fx की, ये आ गया 3 गुणा एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 1 अर्थात 3 गुणा 2, जिसे हम 6 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा x बराबर 1 पर भी LHL तथा RHL दोनों बराबर आ रही थी, अर्थात बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा बराबर आ रही हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 जो fx थी वो एग्जिस्ट करेगी, अर्थात अस्तित्व में होगी, और उसका मान 6 के बराबर आ जाएगा। जो ये बराबर मान होता है वही आ जाता है, अगर ये अलग अलग होता तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम बोलते वहां पर लिमिट का कोई भी मान आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब देखो 24वें प्रश्न पर हम आते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि लिमिट x टेंस टू 1 fx आपको ज्ञात करना है, और यहां पर देखिए आपको fx जो फलन है वो दिया हुआ है, उसकी परिभाषा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जब x 1 या 1 से छोटा है, और जब x 1 से बड़ा है तब उसकी परिभाषा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, लिमिट x टेंस टू 1 fx, मतलब जब x 1 की तरफ जा रहा है तब fx का मान किधर की तरफ जा रहा है, यह हमें बताना है। अब यहां पर आप देखो कि x टेंस टू 1 है, मतलब लिमिट हमने आपको बताया कि आस पड़ोस में निकाली जाती है, मतलब एक के पीछे और एक के आगे, अर्थात एक LHL निकालोगे
बाईं पक्ष सीमा, जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, और एक होती थी राइट हैंड लिमिट। तो चलिए दोनों को निकालते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। अब यहां पर आप ये देखो, एक माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x एक से थोड़ा सा छोटा है लेकिन एक की तरफ जा रहा है। तो अब देखो हमें क्या सोचना है, एक से छोटा है तो कौन सी परिभाषा यूज करेंगे, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एक वाली। तो एफ एक्स की जगह आप एक्स स्क्वायर माइनस एक लिख दो, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब यहां पर अगर लिमिट निकालूंगा तो अब x की जगह एक रखना है, बस ये केवल इस बात का सूचक था कि x एक से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जा तो एक की तरफ रहा है तो x की जगह बस एक रख दो यहां पर। तो एक का स्क्वायर माइनस एक, एक माइनस एक आ जाएगा अर्थात जीरो आ जाएगा। तो आपने LHL निकाल ली, जीरो आया। अब RHL निकालते हैं। RHL में देखो x एक से थोड़ा सा बड़ा है, तब fx का मान देखिए क्या है, x एक से बड़ा, fx का मान देखिए कितना है, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक। तो चलिए यहां पर हम रख देते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये आपके पास आ गया। अब लिमिट लगाते हैं तो x का मान एक लगाओ, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये -2 आपके पास आ गया। तो आपने देखा कि यहां पर LHL तथा RHL मतलब बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, इसलिए आप बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, जो आपको निकालने को बोला गया था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब अस्तित्व में नहीं है, या आप बोलेंगे विद्यमान नहीं है। तो इस तरीके से आपने यहां पर लिमिट निकाल लिया कि वो अस्तित्व में ही नहीं आया है। अब देखिए आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। जहां एफ एक्स देखिए आपको दिया हुआ है, जब x 0 के बराबर नहीं है तब आपको मॉड x बटे x वाली परिभाषा यूज करनी है, और जब x 0 के बराबर है तब एफ एक्स का मान 0 है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा, यहां पर ये जो चिन्ह लगा है आखिरकार किसका लिखा है, तो ये होता है मापांक, जिसको हम अंग्रेजी में मॉडुलस या शॉर्ट में मॉड बोल देते हैं। मापांक का मतलब होता है कि हमेशा धनात्मक वैल्यू ही बाहर आएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, अर्थात जब x 0 की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स का मान क्या है, मतलब एफ एक्स किधर जा रहा है। तो अब देखो 0 की तरफ जा रहा है, और आपने देखा कि 0 पर तो फलन अलग अलग परिभाषाओं में है, 0 के पर कहीं कुछ और है, 0 के इधर उधर कहीं कुछ और हो सकता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, LHL और RHL दोनों निकालेंगे। तो देखिए अब LHL सबसे पहले हम निकालेंगे, तो LHL के लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब हुआ कि x 0 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन 0 की तरफ जा रहा है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा छोटा है मतलब 0 तो नहीं है, ये तो बात हमें फिक्स हो गई। चूंकि 0 नहीं है तो हमें देखो ये पहली वाली परिभाषा यूज करनी होगी, मापांक x बटे x वाली। तो यहां देखिए मैंने इस तरीके से ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि x 0 से थोड़ा सा छोटा है मतलब है तो ऋणात्मक, क्योंकि 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक होता है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब जब x ऋणात्मक है तो ये माइनस x की तरह ओपन होगा बटे x, ये आपके पास रह जाएगा। तो यहां से अगर आप गौर करोगे तो x से x कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये -1 रह जाएगा, और लिमिट कुछ लगा ही नहीं पाओगे बेसिकली, क्योंकि x जब इसमें आया ही नहीं, बचा ही नहीं, तो x टेंड्स टू 0 माइनस का कोई औचित्य ही नहीं रहा। तो LHL आ गया आपके पास -1। अब RHL निकाल लेते हैं। तो RHL के लिए देखिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, अर्थात x 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 0 से थोड़ा सा बड़ा है मतलब ये बात हमें पता लगी कि 0 तो नहीं है, 0 नहीं है मतलब यही वाली पहली वाली परिभाषा ही हम यूज करेंगे, मॉड x बटे x वाली। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x का मापांक बटे x, ये हमने परिभाषा लगाई। अब आप जानते हो कि x 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो ये मॉड x x की तरह ही ओपन हो जाएगा बटे x, ये कुछ इस तरीके से आपके पास रह जाएगा। अब ये देखिए x से x आपका ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो आपके पास ये रह जाएगा बराबर 1 करके।
तो इस तरीके से आपने देखा कि LHL -1 आई और RHL 1 आई। तो आप तो जानते थे कि LHL और RHL बराबर आएंगे तभी हम बोलते थे अस्तित्व में होंगी लिमिट, और जो मान आता था वही लिमिट की वैल्यू हो जाती थी, अर्थात सीमा का मान। लेकिन यहां पर तो बराबर ही नहीं आए हैं, इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो आपसे निकलवाया गया था वो अस्तित्व में नहीं होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को हल करते हैं। फिर अब देखिए 26वें प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न संख्या 26 में आपको बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx ज्ञात करना है आपको, जहां fx जो फलन है वो देखिए कैसे दिया हुआ है। जब x 0 नहीं है तब fx की परिभाषा आपको प्रयोग में लानी है x बटे मापांक ऑफ x, और जब x 0 है तब आपको फलन की परिभाषा लेनी है 0 के बराबर। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब आपने देखा 0 पर ये फलन अलग अलग परिभाषाओं पे है, 0 पर कुछ और है, 0 के इधर उधर मतलब जब 0 नहीं है तब कुछ और परिभाषा है। तो यहां से हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमें LHL और RHL अर्थात बाएं पक्ष सीमा और दाएं पक्ष सीमा निकालनी होगी। बाएं पक्ष सीमा होता था मतलब थोड़ा सा छोटा होना, तो x से थोड़ा सा छोटा होना मतलब हम इसको निरूपित कर देते x टेंड्स टू 0 माइनस। इसका मतलब होता था है तो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 से बाईं तरफ है तब 0 की तरफ जा रहा है। तो यहां पर आपने इस तरीके से लिख दिया, यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब fx क्या है, 0 से थोड़ा सा छोटा है x यहां पर हमारे पास, मतलब 0 तो नहीं होगा, मतलब पहली वाली परिभाषा यूज में लानी है x बटे x का मापांक। तो आपने देखो ये लिख दिया, x का मापांक जो है जब x नेगेटिव होता है तो ये माइनस x की तरह ओपन होता है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको कर दिया ओपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस आपने यहां से कर दिया। तो देखो ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो ये आपके पास 1 बटे -1 अर्थात -1 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आपने LHL निकाल लिया अर्थात बायां पक्ष सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट अर्थात RHL की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। अब देखो 0 प्लस मतलब x 0 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 0 से थोड़ा सा बड़ा होना मतलब 0 तो नहीं है, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अगर 0 नहीं है तब हमको पहली वाली परिभाषा ही उपयोग में लानी है, x बटे x का मापांक। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x बटे x का मापांक, ये आपने लिख दिया। अब आप जानते हैं चूंकि x धनात्मक है तो मापांक जो x का है वो ऐसे का ऐसा ही ओपन हो जाएगा। तो ये आपने उस तरीके से लिख दिया डायरेक्ट एक बार में। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखो ये x से x कट गया तो ये आपके पास केवल 1 रह जाएगा। तो यहां पर पहले मैं एक बार रिकॉल कर दूं, जब भी मापांक x बराबर x के बराबर होता है, अगर x का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तो यहां पर आप ये देखो कि x 0 से थोड़ा सा बड़ा था तो हमने देखो मापांक x बराबर x लिख दिया। इसी तरीके से आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि मापांक x का -x के बराबर होता है यदि x का मान 0 से छोटा है तो यहां पर देखो मैंने वही फॉर्मूला यूज किया है कि x 0 से थोड़ा सा छोटा है तो x का मापांक देखो -x से मैंने ओपन कर दिया। तो अब यहां पर आते हैं, LHL आपने देखा -1 आया, RHL आया 1। तो चूंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL अर्थात LHL और RHL बराबर नहीं आए, और आप तो जानते थे यदि ये बराबर आएंगे तभी हम बोलते थे लिमिट अस्तित्व में है, मतलब लिमिट का मान आएगा और जो इनकी वैल्यू आती थी बराबर में वो लिख देते कि लिमिट का मान आ गया अर्थात सीमा का मान आ गया। लेकिन यहां पर तो बराबर ही नहीं आए, इसलिए हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 जो आपसे बेसिकली निकलवाया गया था fx की लिमिट x टेंड्स टू 0 पर वो अस्तित्व में नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx ये आपको ज्ञात करना है, जहां पर fx अर्थात जो फलन है वो आपको दिया हुआ है x का मापांक -5। तो देखिए अब हमें 5 पर इसकी लिमिट ज्ञात करनी है, तो हमने सबसे पहले तो लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, ये हमें ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था जब भी आपके पास मापांक फलन हो, महत्तम पूर्णांक फलन हो
या आपके पास भिन्नात्मक फलन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक, ऐसे टाइप के फलन जब भी होंगे तो आप कोशिश करिए कि वहां पर आप LHL RHL दोनों निकालें। तो यहां पर देखो मापांक का चिन्ह आ गया है यहां पर, तो हम LHL RHL दोनों निकालेंगे। और जब भी अगर आप तो इतना ध्यान रखें, अगर कभी भी आपको थोड़ा भी संदेह हो कहीं भी, तो आप LHL RHL दोनों ही निकाला करो। तो आप LHL निकालो और RHL निकालो। LHL मतलब बाएं पक्ष सीमा, RHL मतलब दाएं पक्ष सीमा। अब देखिए सबसे पहले हम बाएं पक्ष सीमा निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, इसका मतलब है x 5 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन 5 की तरफ जा रहा है। यहां पर fx आ गया। fx का मान अब देखिए हम क्या लगाएंगे, मॉड x माइनस 5, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस x का मापांक माइनस 5, ये आपने लगा दिया। अब आप ये देखो x भले ही 5 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन है तो धनात्मक ही, 5 से थोड़ा सा छोटा धनात्मक ही होगा, तो इसका मतलब ये जैसा का तैसा ओपन हो जाएगा x की तरह। तो आपने कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर दिया। तो अगर अब हम लिमिट लगाएंगे, मतलब x की वैल्यू 5 लगाओ अब इसमें, तो 5 माइनस 5 अर्थात ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो LHL आ गया आपके पास 0 के बराबर। अब RHL की बारी है, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। अब फलन तो आपके पास x का मापांक -5 इसी तरीके से ही है। अब यहां पर आप ये देखो कि चूंकि x 5 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, तो ये मापांक x जो लिखा है वो तो सिंपल x ही हो जाएगा -5, उसी तरीके से आपने ओपन कर दिया। अगर x धनात्मक है तो मापांक x सिंपल ऐसे ही ओपन हो जाता है, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप देखो अगर आप x का मान 5 लगाओ अर्थात लिमिट लगा रहे हैं हम, तो 5 माइनस 5 आ जाएगा, तो ये आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके पास LHL और RHL दोनों बराबर आ रहे हैं। तो चूंकि LHL बराबर आपके पास RHL आ गया, तो इसलिए आप बोलेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx, ये आपके पास 0 के बराबर आया। बराबर तो आया लेकिन बराबर में कितना आया, 0 आया, तो ये 0 के बराबर आपका लिमिट आ चुका है। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ गया। अब ये तो हमने बिल्कुल सही तरीका किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रॉपर तरीका है। ये हमारे पास रहा मेथड 1। अब मैं मेथड दूसरे से आपको सिखाता हूं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आता है सवाल ये वाला ऐसा, तो हम कैसे बहुत जल्दी से इसको निकाल सकते हैं उसको समझेंगे। तो मेथड 2 पर आइए। तो मेथड 2 में सबसे पहले तो मैं fx लिख लेता हूं, वो है हमारे पास x का मापांक -5। उसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड 2 में जब हम करेंगे तो ग्राफ वाली अप्रोच से करेंगे, तो उसके लिए हमें ग्राफ पता होना चाहिए। तो देखो ये मैंने x अक्ष बना दी और ये इस तरीके से देखिए y अक्ष आपके पास हो गई। अब x का मापांक -5 ये एक तरीके से मेरे को बनाना है। तो अगर अब आप देखो तो x का मापांक का फॉर्मूला क्या, मतलब ग्राफ यदि मैं बनाऊंगा तो आप चाहे एक एक दो दो वैल्यू रख के बना सकते हो, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप वैसे भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये आएगा कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ, ये ऐसे आएगा ग्राफ आपके पास। अब हमको क्या देखना है कि देखो ये तो हमारे पास था x अक्ष, इधर भी x अक्ष होगा लेकिन ऋणात्मक x अक्ष है, और इधर देखो y अक्ष होगा। अब ये देखो ये मूल बिंदु हमारे पास होगा 0,0। ये सोचिए ये कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु वो होगा जहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है। तो सोचिए मॉड x -5 0 कहां हो रहा है, तो मॉड x बराबर 5 आ गया, अर्थात x का मान +-5 आ गया। तो ये बिंदु 5 हो गई और ये बिंदु -5 हो गए बेसिकली x अक्ष पर। अब यहां से समझिए आप, हमको 5 पर लिमिट निकालने को बोला गया था, मतलब इस बिंदु पर हमें लिमिट निकालनी है अर्थात सीमा निकालनी है। तो अब आपको क्या सोचना है, देखो LHL का मतलब है बाईं तरफ से सीमा किधर आ रही है। तो देखो बाईं तरफ से मतलब x जब 5 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब ये वाला रीजन आपके पास। अब आपको 5 की तरफ जाना है, तो सोचिए 5 की तरफ यदि आपको जाना है तो आप ऐसे ही तो बढ़ेंगे 5 की तरफ इस वाले रीजन से। तो सोचिए कहां पर आप बढ़ रहे हैं, तो 0 की तरफ ही तो आप अप्रोच कर रहे हैं। देखिए इस ग्राफ पर देखो, इधर 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो LHL 0 आया। अब RHL से देखते हैं, तो RHL मतलब आप दाईं तरफ से 5 की तरफ अप्रोच करोगे, मतलब ऊपर से छोटे छोटे धीरे धीरे करके देखो इधर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वैल्यू देखो 5 पर किधर की तरफ जा रही है, 0 की तरफ ही जा रही है। तो यहां से आपने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 5
एफ एक्स, ये आपके पास 0 के बराबर आ रहा है, तो यहां से भी आपने देखो डायरेक्ट बता दिया। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते थे कि देखो जब 5 पर आपने देखा तो ये लाइन बिल्कुल एक सीधी लाइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइन कहीं ब्रेक हो रही है, मतलब कंटिन्यूअस लाइन है, मतलब सतत रेखा एक तरीके से। तो सतत रेखा है तो आप सीधे देख लो 5 पर वैल्यू कितनी है, वही आपकी सीमा हो जाएगी। अब देखो प्रश्न संख्या 28 पर हम आ जाते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास एफ एक्स एक फलन है, एफ एक्स फलन को एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें बोला गया है जब एक्स 1 से कम है तब फलन आपको लेना है ए प्लस बी एक्स, जब x बराबर 0 है तब आपको फलन का मान 4 लेना है, और जब x 1 से बड़ा है तब आपको फलन का मान b माइनस ए एक्स लेना है। फिर आपको आगे बोला गया कि और यदि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर f1 के बराबर है तो a और b के संभव मान क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि फलन लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले एफ एक्स बराबर, देखो जब x 1 से कम है तब फलन क्या लेना है, हमें a प्लस बी एक्स लेना था। जब x 0 के बराबर है तब हमें फलन लेना है 4 के बराबर, और जब x 1 से बड़ा है तब हमें फलन लेना है b माइनस ए एक्स के बराबर। अब यहां पर आप ये देखो कि हमको बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स बराबर f1। लिमिट तो हम देखिए एकदम नहीं बता सकते, हमें देखना पड़ेगा LHL RHL, लेकिन f1 हम तुरंत बता सकते हैं। f1 हमें निकालना है, तो देखो f1 कितना आएगा उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले f1 लिखा है, इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है x की जगह एग्जैक्ट 1 डाल दिया गया है डायरेक्ट। तो अब हमें ये नहीं पता डायरेक्ट 1 पर वैल्यू कितनी है, क्योंकि 1 से छोटी पर दी है, 1 से बड़े पर दी है और 0 पर दी हुई है। 1 पर हमें कहीं वैल्यू नहीं पता है, यहां पर कहीं भी बराबर का चिन्ह नहीं था x बराबर 1 पर, तो हमें नहीं पता। तो अब देखिए हमें कैसे इसको करना होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लिमिट ही निकाल सकते हैं x टेंड्स टू 1 पर। तो चलिए हम लिमिट निकालते हैं। तो 1 पर लिमिट निकालने के लिए स्वाभाविक सी बात है हम LHL और RHL दोनों को निकालेंगे। LHL मतलब जब x 1 से थोड़ा सा छोटा है और 1 की तरफ जा रहा है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और यहां पर आप लिख दोगे एफ एक्स। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे एक साथ पूरा, फिर RHL पर हम आएंगे। अब आप देखो कि x 1 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, देखो x 1 से बड़ा है, यहाँ 0 है, और 1 से छोटा छोटा ये है, छोटा तो यही है 1 से, अब थोड़ा सा छोटा भी तो 1 से छोटा ही हुआ, मतलब ये वाली परिभाषा आपको यूज करनी होगी a प्लस बी एक्स वाली। तो आपके लिए यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ए प्लस बी एक्स। अब आप लिमिट लगा दीजिएगा। लिमिट लगाने का मतलब x की वैल्यू अब आपको 1 लगानी है, 1 माइनस कुछ भी नहीं है, 1 माइनस तो केवल इस बात का सूचक है कि x 1 की तरफ जा रहा है लेकिन बाएं पक्ष से। तो x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो देखो a प्लस बी आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात LHL आ गई आपके पास। अब RHL की बारी है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये देखो एफ एक्स आ गया। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, मतलब x जब 1 से थोड़ा सा बड़ा है, x 1 से बड़ा जैसे आपको समझ में आया, तो आपने देखा ये वाला है, तो इसका मतलब अब आपको b माइनस ए एक्स ये वाला फलन यूज में लाना होगा, तो आपने b माइनस ए एक्स करके लिख दिया। अब आप लिमिट लगाएंगे अर्थात x का मान 1 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस ए के बराबर। तो इस तरीके से ये आपके पास आ गया। अब आपको ये पता है कि यहां पर ये x बराबर 0 ना होकर x बराबर 1 है, इस बात को आप ध्यान रखें, ये गलती है यहां पर। तो अब ये पता है कि लिमिट 4 के बराबर होनी चाहिए थी, तो यहां से आपको तुरंत समझ में आएगा कि a प्लस बी बराबर b माइनस ए होना चाहिए। अब बात आती है आखिर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें पता हुआ है कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 लिखा हुआ है, मतलब अस्तित्व में होगी तभी हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब अस्तित्व में होगी मतलब LHL और RHL बराबर होंगी, तो हमने बराबर कर दी, और वो किसके बराबर होंगी, 4 के बराबर। बस हम यहां से इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी बराबर 4, हमारे पास एक ये हो गया, एक हो गया b माइनस ए बराबर 4। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो हमने दो समीकरण बना लिए, यहां से एक बार इसको और इसको बराबर कर दिया, एक बार इसको और इसको कर दिया बराबर। तो देखिए अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देता हूं,
तो a से a कट जाएगा तो 2b बराबर 8 आ जाएगा, तो b बराबर आपके पास 4 आ जाएगा। और फिर अगर आप b का मान 4 कहीं भी एक जगह लगाओगे तो आपके पास a का मान 0 आ जाएगा। किसी भी समीकरण में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास a और b का मान कितनी आसानी से आ चुका है, और यही आपसे पूछा भी गया था। तो देखो अब 29वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। मान लीजिए a1, a2, डैश 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 an ये सभी अचर लेकिन वास्तविक संख्याएं हैं, और एक फलन fx आपको दिया हुआ है x माइनस a1 गुणा x माइनस a2 डैश 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 x माइनस an, ये सब गुणा में है, से परिभाषित है। अब आपको आगे बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू a1 fx क्या होगा, और फिर आपको बोला गया है कि किसी a जब a1 a2 a3 an इन सब के इक्वल नहीं है तो हमें लिमिट बतानी है x टेंड्स टू a पर fx की, और उसका परिकलन करना है, मतलब एक तरीके से सीमा का मान बताना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या समझा कि a1 a2 a3 ये सब an तक ये अचर हैं और वास्तविक संख्या है, मतलब ये कोई चर नहीं है। जैसे 5, 3, 4, 8 k l लैम्डा ऐसे मानते थे, वैसे ये सब अचर संख्याएं हैं। तो हमने fx लिख लिया जो हमें ये दिया हुआ है। fx हमारे पास हो जाएगा, दिया हुआ है प्रश्न में, x माइनस a1 गुणा x माइनस a2 गुणा x माइनस a3 गुणा x माइनस a4 डैश डैश डैश, ये सभी गुणा में बहुत सारे पद आएंगे, और x माइनस an, इस तरीके से ये n पद गुणा में होंगे। fx आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले वाले भाग में हमें निकालना है कि लिमिट x टेंड्स टू a1 fx इसका मान क्या होगा। अब यहां पर देखो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, ये आपके दिमाग में आ सकता है कि LHL RHL दोनों निकालना चाहिए या नहीं। तो देखो अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्यों नहीं निकाल सकते, नहीं निकालना चाहते दिक्कत नहीं है, उसको समझिए। अगर fx ये है, मतलब इन सभी को मैं गुणा करूंगा तो आप समझ रहे हैं ये तो आपके पास एक बहुपद आएगा। बहुपद में हमने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट एक बार में कर सकते हैं बिना LHL RHL निकाले। तो देखो अब हम डायरेक्ट इसमें रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a1, fx की वैल्यू अभी मैं रख रहा हूं x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 गुणा में डैश 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 x माइनस an तक। ये बहुत सारे पद होंगे, मैंने कुछ पद लिख दिए यहां पर और डैश 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 लगा दिया। अब लिमिट निकालनी है, मतलब x का मान a1 लगा देता हूं इसमें। तो देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 माइनस a1, क्योंकि देखो x की जगह a1 लगाना है। फिर आ जाएगा a1 माइनस a2, फिर आ जाएगा a1 माइनस a3 डैश 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 a1 माइनस an के बराबर। अगर आप गौर करें तो पाएंगे a1 माइनस a1 यहां पर देखो दिखाई दे गया, मतलब ये तो 0 हो गया, गुणा। अब देखो ये a1 माइनस a2 ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपने इनको ऐसे लिख दिया डैश डैश डैश, ऐसे बहुत सारे पद चल रहे होंगे a1 माइनस an, लेकिन आपको ये तो पता है कि 0 का गुणा अगर हम किसी भी पद से करें, चाहे बहुत सारे पद ही क्यों ना हो, लेकिन 0 बाहर है, गुणा में है, तो ये 0 के बराबर ही आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया लिमिट x टेंड्स टू a1 fx, ये आपके पास 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये पहला वाला भाग आपके पास इस प्रश्न का हल हो चुका है। अब दूसरे वाले भाग पर हम आते हैं। दूसरे वाले भाग को पढ़ते हैं, तो उसमें हमसे बोला गया था कि हमको x टेंड्स टू a fx का परिकलन करना है। ध्यान रखना है a इनमें से किसी के बराबर नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx ये हमें निकालना है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a, ये तो आपने ऐसे लिख दिया। fx का मान क्या था हमारे पास, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डैश डैश डैश, बहुत सारे पद गुणनफल में है x माइनस an। अब लिमिट निकालनी है, मतलब x का मान हम डायरेक्ट a लगा देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा a माइनस a1 a माइनस a2 a माइनस a3 गुणा में बहुत सारे पद, और ये a माइनस an। हमने क्या किया, x की जगह a लगा दी हर जगह, तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और ध्यान रखें ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। वैसे ये मैंने आपको अलग से बताया 0 के बराबर नहीं आएगा, अगर आप ना भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बस इतना ही लिख दीजिएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, मतलब लिमिट की वैल्यू।
अब यहां पर आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि 0 के बराबर नहीं आएगा। क्योंकि देखो आपको बोला गया है कि जो a है वो ना तो a1 के, ना a2, a3, a4 ऐसे बहुत सारे पद जो an तक ये वास्तविक संख्याएं थी ना जो अचर थे, किसी के बराबर नहीं है। अब चूंकि किसी के बराबर नहीं है इसका मतलब ना तो ये 0 होगा क्योंकि ये जब a और a1 बराबर ही नहीं है, a और a2 भी बराबर नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा। इस तरीके से कोई भी पद 0 के बराबर नहीं आएगा, तो गुणनफल, चूंकि कोई भी पद 0 के बराबर नहीं है तो गुणनफल भी कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। इसमें आपको बोला गया है कि f(x) एक फलन है और देखिए इस फलन की परिभाषा कैसे कैसे दी हुई है। जब x 0 से छोटा है तब फलन की परिभाषा जो हमको प्रयोग में लानी है वो है x का मापांक प्लस 1। जब x बराबर एग्जैक्ट 0 है तब फलन 0 के बराबर है, और जब x 0 से बड़ा है तब फलन की परिभाषा हमें प्रयोग में लानी है x का मापांक -1। तो आपसे बोला गया है कि a के किन मानों के लिए लिमिट x टेंड्स टू a f(x) का अस्तित्व है। अब आपको ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) आपको दिया हुआ है, a आपको नहीं पता है, a का मान पूछा गया है लेकिन बोला गया है ये अस्तित्व में है। अस्तित्व में है मतलब आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि LHL और RHL बराबर होने चाहिए। अस्तित्व में होने का मतलब है LHL बराबर RHL होने चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बताया। अब यहां पर देखिए कैसे इसको करते हैं। आपका सबसे पहला उद्देश्य जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि 0 पर तो हम देखो तुरंत चेक कर सकते हैं। 0 पर क्यों चेक कर सकते हैं? क्योंकि 0 पर हमें परिभाषाएं दी हुई हैं। अब आप ये देखो कि 0 पर यदि हम चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इसको चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है LHL RHL आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 0 पर फलन अलग अलग परिभाषाओं में है। 0 के दाईं तरफ कुछ अलग परिभाषा है, बाईं तरफ कुछ अलग परिभाषा है। तो LHL देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x), RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). अब हम केवल LHL को पहले निकालेंगे फिर उसके बाद RHL पर हम आएंगे। अब देखिए 0 माइनस मतलब x 0 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब पहली वाली परिभाषा यूज करनी है, x का मापांक प्लस 1। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x का मापांक प्लस 1, ये आपने लिख दिया। अब चूंकि x 0 से छोटा है मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऋणात्मक है, तो x का मापांक कैसे होगा, -x की तरह ओपन हो जाएगा, +1 ये चल ही रहा था। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब यहां पर आप ये देखो लिमिट लगाते हैं तो 0 माइनस मतलब x की जगह बेसिकली 0 लगाना है, तो ये 0 लगाऊंगा तो कितना आ गया -0 प्लस 1, अर्थात ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो LHL आ गया 1 के बराबर। अब RHL की बारी आती है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब आपको तीसरी वाली परिभाषा प्रयोग में लानी होगी, x का मापांक -1 वाली। तो ये आपने लिख दिया x का मापांक -1। अब हम क्या करते हैं यहां पर कि इसको देख रहे हैं x 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक है, तो ये जैसा का तैसा ओपन हो गया, x -1 करके लिख दिया आपने। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हो गया। अब लिमिट लगाते हैं तो x का मान बेसिकली 0 लगाना है, तो ये आ गया 0 माइनस 1 अर्थात -1 के बराबर। तो आपने देखा कि चूंकि LHL और RHL बराबर नहीं आए हैं, कहां पर नहीं आए हैं, 0 पर, तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अस्तित्व में नहीं है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि x बराबर 0 पर तो लिमिट नहीं है, मतलब अस्तित्व में ही नहीं है। तो लेकिन आपसे तो बोला गया था कि हमें a के तब मान ज्ञात करने हैं कि वो हमेशा अस्तित्व में होनी चाहिए। अस्तित्व मतलब स्वाभाविक सी बात है अस्तित्व में होना चाहिए, मतलब LHL RHL बराबर होने चाहिए। तो a का मान 0 तो नहीं हो सकता है क्योंकि अस्तित्व में नहीं आया। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि a का मान 0 तो नहीं हो सकता है। आप समझते हैं कि और कोई मान हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, अभी तो हमने केवल 0 के बारे में पता किया। तो यहां से अगर आप देखो कोई और मान यदि आपको पता करना है तो अगर 0 पर ही ब्रेक हो रहा है, a चाहे इसके अलावा कुछ भी रख लो, मान लीजिएगा a की वैल्यू 10 रख दी, तो हमें 10 से थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा बड़ा मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, केवल यही वाली परिभाषा यूज करनी पड़ेगी। अगर -20 रख दी a की वैल्यू तो केवल यही वाली परिभाषा यूज करनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि a का मान 0 के अलावा कुछ और लेने पर आपको तीनों में मतलब दोनों परिभाषा अलग अलग यूज नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक ही परिभाषा यूज करनी पड़ेगी। और चूंकि एक परिभाषा यूज करनी पड़ेगी अर्थात
आपका वो हमेशा ही समान आएगा LHL और RHL। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx अस्तित्व में है a के प्रत्येक मान के लिए, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी मान के लिए ये अस्तित्व में होंगे। अब ये तो वैसे आपका उत्तर हो गया जो आपसे पूछा गया था। अब मैं अगर आपको इसको ग्राफ से समझाना चाहूं तो देखते हैं कैसे ग्राफ से हम इसको समझेंगे। मैं ग्राफ आपको देखो यहां पर बना देता हूं, सिंपल से छोटे से ग्राफ से समझाऊंगा। तो देखो ये हमारे पास हो गया एक्स अक्ष और ये हमारे पास हो गया वाई अक्ष। अब यदि हम मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बनाएं, x जब क्या है 0 से छोटा है तब, तो देखो x बराबर 0 पर तो ये 0 हो गया, मतलब ये बीच वाली परिभाषा मैंने यहां पर लिख दी। जब x क्या है 1 से बड़ा है, तो देखो अब हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरीके से। जब x 0 से बड़ा है तो कुछ इस तरीके से आपके पास ग्राफ आएगा ये वाला। अब हमें देखना है कि जब x 0 से छोटा है तब ग्राफ क्या आना चाहिए, जब 0 से छोटा है तब हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से ये आएगा। तो देखो आप देख रहे हो जब 0 से बड़ा है तब हमने ये वाला ग्राफ ले लिया, और जब ये इस तरीके से ग्राफ बना, ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1 होगी और ये वैल्यू -1 होगी। अब आप देखो कि x की वैल्यू हम कुछ भी लें, 0 पर तो हमने पता कर लिया था कि 0 पर तो नहीं है क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ रही है। आप कुछ भी वैल्यू ले लो a की, अगर आपने a की वैल्यू 10 ली तो इसका मतलब 10 यहां पर कहीं आएगा। तो यहां पर आप देखो हर जगह LHL RHL बराबर होगा। अगर आपने x की वैल्यू ले ली मान लो -20, तो यहां पर कहीं होगा -20 इस पॉइंट पर, तो इस पर वैल्यू देखो LHL RHL दोनों निकालो तो बराबर ही आएगा। तो आप देख रहे हो 0 के अलावा हर बिंदु पर वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अर्थात अस्तित्व में आएगी। तो इस तरीके से मैंने यहां पर इसको आंसर में लिखा था। अब आइए 31वें प्रश्न पर हम आते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि फलन fx आगे दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां से आप ये समझो कि बोला गया है कि संतुष्ट करता है, मतलब x की लिमिट इसमें लग रही है तभी पाई आ रहा है। अब यदि आप लिमिट लगाओगे तो स्वाभाविक सी बात है x का मान 1 लगाओ, इस हर में लगाओगे तो ये 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये भी 0 के बराबर आना ही चाहिए, अंश भी, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए 5/0 ये आप क्या बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पर तो लेकिन लिखा हुआ लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट लिमिट आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली वैल्यू भी 0 आनी ही चाहिए थी, तभी अपरिभाषित आएगी, तभी कुछ ना कुछ तरीके से पाई आया होगा। तो आपने तुरंत यहां से क्या समझ में आ गया कि fx माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 1 पर 0 के बराबर होना चाहिए। देखो मैंने डायरेक्ट बताया आपको कैसे करना है आपको। तो यहां से अगर आप देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2 बराबर 0, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। तो अगर आप अब देखो ये वैल्यू तो 2 ही रहेगी, क्योंकि x का पद ही नहीं है, तो ये तो केवल 2 ही रहा, केवल ऐसे ही लिखा गया, इसका कोई औचित्य नहीं रहा। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर, ये इधर पहुंच जाएगा तो ये 2 के बराबर आ गया। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अब ये मैंने एक मेथड से आपको बता दिया, जिसमें मैंने क्या किया कि सोचा कि कभी भी ध्यान रखो कोई फाइनाइट वैल्यू, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 5/0 10/0 ऐसा करके नहीं हो सकता, 0/0 ही फॉर्म होगी तभी लिमिट कुछ ना कुछ आएगी, नहीं तो आप बोलेंगे लिमिट आप निकाल ही नहीं सकते। तो लेकिन यहां पर तो लिमिट पाई बताई गई है, लिखी हुई है, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये अंश भी 0 के बराबर बना ही होगा। तो इस अप्रोच को मैंने यूज किया। ये मेरे पास रहा मेथड 1 वाला। अगर मेथड 2 से कोई छात्र इसको यूज करना चाहता है तो कैसे यूज करेगा उसको समझ लीजिएगा। मेथड 2 लिख देता हूं यहां पर मैं। मेथड 2 से देखिए हम क्या करते हैं कि स्वाभाविक सी बात है अंश और हर दोनों में आप वैल्यू लगाओगे।
तो आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बटे ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर पाई। अब यहां पर आप ये देखो कि आप यहां पर वैल्यू मत लगाइए तुरंत, क्योंकि ये तो जीरो आ रहा है, हर में तो जीरो कभी वैसे नहीं आ सकता। तो आप क्या करोगे, तिरछा गुणा करोगे, अर्थात जो ये हर में है इधर ले जाओगे तो गुणा में आ जाएगा। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर पाई गुणा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके बराबर आ गया ये आपके पास। फिर अगर आप देखो तो ये देखो, अब लिमिट को अलग अलग वितरित करते हैं, तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 1 ये 2 बराबर पाई गुणा x का मान 1, अब इसमें लगा दीजिएगा लिमिट, क्योंकि अब यहां पर कर सकते हो जीरो बन सकता है, लेकिन यहां पर नहीं ओपन करनी थी। तो ये आ गया 1 माइनस 1 आया, मतलब जीरो ही आएगा, तो पाई का गुणा जीरो से किया तो ये जीरो ही आपके पास आएगा। अब यहां पर आप देखो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस, इसमें x कहीं है ही नहीं, तो ये तो केवल 2 ही रहा बेसिकली, तो इसलिए आपको समझ में आ रहा है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर आपके पास 2 आ जाएगा। और यही देखिए आपको प्रश्न में निकालना था, और आप देख सकते हो मैंने दो मेथड से आपको बताया, पहला मेथड भी आपको बताया, दूसरा मेथड। पहले मेथड में हमने बहुत जल्दी किया था इस प्रश्न को, जो कि किन्हीं किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में करने के लिए आपको काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 32वां प्रश्न करते हैं। इसमें बोला गया है कि किन पूर्णांकों के लिए m और n के लिए लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है। और आप देखिए आपको एफ एक्स जो परिभाषा दी हुई है वो है, जब x 0 से छोटा है तब आपको कौन सी परिभाषा यूज करनी है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाली। जब x 0 से 1 के बीच में है, जहां पर 0 और 1 सम्मिलित है, तब आपको डेफिनेशन यूज करनी है, वो है एन एक्स प्लस एम वाली। और जब x 1 से बड़ा है तब आपको क्या यूज करना है, एन एक्स क्यूब प्लस एम वाली डेफिनेशन को। तो आप देखो सबसे पहले तो ये बोला गया है लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, इसका भी अस्तित्व है और इसका भी अस्तित्व है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिख दिया लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अब चूंकि इसका अस्तित्व है तो स्वाभाविक सी बात है LHL और RHL इसकी यदि मैं निकालूं तो दोनों बराबर आनी चाहिए थी। तो चलिए LHL और RHL हम निकालते हैं। इनके लिए LHL निकालूंगा, मतलब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो देखो इसका मतलब हुआ x 0 से थोड़ा सा छोटा है। अब यहां पर आप देखो x 0 से छोटा है, मतलब आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको पहली वाली परिभाषा यूज में लानी है, मतलब एम एक्स स्क्वायर प्लस एन वाली परिभाषा। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। अब लिमिट लगाओगे मतलब x का मान 0 लगाना है, तो x का मान 0 लगाओगे तो m इंटू 0 प्लस एन, ये आपके पास यहां से आ जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो देखो ये तो 0 बना, ये प्लस एन अर्थात ये n के बराबर आ गया। तो आपने LHL देख लिया, n के बराबर आया। ध्यान रखें मैं क्या कर रहा हूं, 0 पर लिमिट निकाल रहा हूं, तो उसका LHL आया है n के बराबर। अब RHL निकालते हैं, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये आ गया एफ एक्स के बराबर। अगर अब आप ये देखो कि x क्या है, 0 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 0 से बड़ा x कहां पर है, इस दूसरी वाली परिभाषा में है। तो आप यहां पर देखो इस वाली परिभाषा को यूज करोगे, एन एक्स प्लस एम वाली परिभाषा को। तो यहां से ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एन एक्स प्लस एम। और जब आप लिमिट लगाओगे तो x की जगह 0 लगाओ, तो n इंटू 0 प्लस एम, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं बराबर m आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि लिमिट यदि एग्जिस्ट कर रही थी, क्योंकि आपको तो प्रश्न में बोला गया था लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप क्या बोलेंगे, चूंकि LHL और RHL दोनों बराबर होनी चाहिए, इसलिए आप बोलेंगे कि n बराबर m आपके पास आना चाहिए था। n बराबर m आपको पता लग गया, ये मान लीजिएगा समीकरण संख्या 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि x टेंस टू 0 के लिए तो मैंने निकाला, अब मैं x टेंस टू 1 एफ एक्स इसको सॉल्व करूंगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी मैं क्या करूंगा
कि यहाँ पर LHL और RHL दोनों निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1 पर भी आप देख रहे हो आसपास में इधर उधर 1 के इधर उधर ये फंक्शन अलग अलग परिभाषाओं में है। 1 से देखो बड़ा होने पर अलग परिभाषा है, 1 से छोटे होने पर अलग परिभाषा है। तो चलिए इसके लिए लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, LHL निकालते हैं और फिर यहाँ पर RHL निकालेंगे। LHL में आप देखो ये आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, मतलब जब x 1 से छोटा है, तो x 1 से छोटा है तो आपको तुरंत समझ में आया कि दूसरी वाली परिभाषा यूज करनी है, अर्थात fx का मान nx प्लस m लगाना है। तो ये आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस nx प्लस m। अब आप क्या करोगे, यहां पर लिमिट लगाओगे, अर्थात x का मान 1 लगाओगे। 1 माइनस का मतलब केवल इतना है कि x 1 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो चलिए x का मान अब 1 लगा देते हैं, अर्थात लिमिट, तो ये आ जाएगा n प्लस m के बराबर। तो आपने LHL निकाल लिया, n प्लस m आया। अब RHL निकालते हैं। RHL में आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये आपने देखो यहां से लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस और ये आ गया fx। अब यहां से आप ये देखो कि x 1 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ये आपके पास। अब देखो यहां से क्या होगा कि x जब 1 से थोड़ा सा बड़ा था, आपको लिमिट लगानी है, तो पहले तो fx सोचो कितना आना चाहिए। x जब 1 से बड़ा है तो fx हमारे पास कौन सी परिभाषा है, nx क्यूब प्लस m वाली, तो ये आपने nx क्यूब प्लस m करके लिख दिया यहां से। फिर आप देखिए आपके पास क्या आया, जब लिमिट लगाओगे मतलब x की वैल्यू 1 लगाओ, तो ये आ जाएगा आपके पास n प्लस m वाली, तो ये n प्लस m आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां से कि यहां से तो LHL और RHL पहले से ही बराबर आया है, क्योंकि n प्लस m आया है, जबकि x टेंड्स टू 0 वाले में लिमिट जब आपने निकाली थी तब आपने देखा था कि n बराबर m बस होना चाहिए था, क्योंकि अलग अलग आई थी, तो वो तो आपको बोला गया था अस्तित्व में, मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। तो आप देख रहे हो कि n और m की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और कोई भी पूर्णांक हो हमेशा इनका अस्तित्व होगा। तो हमें क्या लिखना है कि n बराबर m हो तथा प्रत्येक पूर्णांक के लिए, प्रत्येक मतलब कोई सा भी पूर्णांक हो, क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा किस पूर्णांक के लिए नहीं आ रहा हो, तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए लेकिन n बराबर m होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx तथा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अस्तित्व में आएंगे। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हो जाएगा।